यहाँ से बहुत दूर एक डार्क और सीलन भरी सीक्रेट केव में झोंग शिशी अनकॉन्शियस स्टेट से अचानक जाग उठती है जब एक मिस्टीरियस व्हाइट क्लॉड फिगर चलकर उसके पास आता है। उसने खुद को एक टेरिफाइंग मिस्टीरियस फिगर के आमने सामने पाया। हाथ में लेजेंडरी रेनस्टॉर्म पेयर ब्लॉसम वेपन का रेप्लिका लिए उसने डिमांड की कि वो कौन है और क्या चाहता है। उसके पास रेनस्टॉर्म पेयर ब्लॉसम का रेप्लिका देख के स्वॉर्ड मास्टर के पल के लिए स्टन रह जाता है। उसी टाइम झोंग शिशी स्वॉर्ड मास्टर पे नीडल से फायर स्टार्ट कर देती है, बट स्वॉर्ड मास्टर अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस से सारे नीडल्स को ब्लॉक कर लेते हैं। अपनी फिंगर्स में उन नीडल्स को पकड़े वो झोंग शिशी को एक स्मग लुक देते हैं। उस इंसान के हाई लेवल मार्शल आर्ट्स का ऑरा देखकर ही वो बुरी तरह कांपने लगी। जिंदा बचने की डेस्परेशन में उसने अपने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का डर दिखाना शुरू किया। उसने डिमांड की कि उसे जाने दिया जाए और प्रॉमिस किया कि वो ऐसा बिहेव करेगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने प्राउडली अपनी लीनेज बताई। उसके पिता झोंग याओ हैं, उसकी बुआ यूए किंगडम की प्रिंसेस कंसॉर्ट है और उसका फियांसे ग्रेट यान एम्पायर के मार्शल प्रिंस का बेटा है। उसने धमकी दी कि अगर उसने उसे नुकसान पहुंचाया तो उसकी मौत पक्की है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाए। अपनी टैक्टिक्स चेंज करते हुए उसने उसे वेल्थ और ग्लोरी का ऑफर दिया अगर वो झोंग क्लैन के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाए। उसने फोर्स किया कि वो उसे तुरंत छोड़ दे, वरना उसकी फैमिली का कहर झेलना पड़ेगा। उसके अंदर सस्पिशन बढ़ रहा था, इसलिए उसने डिमांड की कि वो शेन लैंग के साथ अपना रिलेशनशिप बताए। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, सोर्ड किंग ने दोबारा उसको अनकॉन्शियस करने के लिए उस कपड़े का यूज किया और कुछ ही सेकंड्स में वो दोबारा बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद स्लोली झोंग शिशी होश आना स्टार्ट हुआ और अचानक उसे एक बहुत ही खौफनाक सच का एहसास हुआ। उसके कपड़े बिखरे हुए थे। उसने डेस्परेशन में जोरदार चीख निकाली, जबकि ब्लड उसके कपड़ों पर लगा हुआ था और उस पर वो क्रशिंग सच हावी हो गया। उसने अपनी चैस्टिटी खो दी थी, उसकी इज्जत लुट चुकी थी। उसके बगल में एक नीटली फोल्डेड लेटर पड़ा था। कांपते हाथों से उसने बाई वुचंग के मॉकिंग वर्ड्स पढ़े, जिसने पिछली रात की बारिश और उसके अफेक्शन के लिए उसे थैंक यू कहा था। उस लेटर में चिलिंग डिटेल्स थी कि कैसे उसने झोंग क्लैन के बहुत सारे अनस्पीकेबल सीक्रेट्स रिवील कर दिए थे, जिसकी वजह से उस पर अटैक करने वाला अटैक करने में झिझक रहा था और उसे शांत होने के लिए वक्त चाहिए था। ये पढ़ते ही उसके कांपते हुए हाथों से लेटर नीचे गिर गया। उसका टोटल ब्रेकडाउन हो गया। वो अपने बर्बाद हुए फ्यूचर के लिए रोने लगी, ये सोचते हुए कि अब वो कैसे ग्रेट यान एम्पायर के मार्शल प्रिंस के बेटे से शादी कर पाएगी। अपने क्लैन के अनस्पीकेबल सीक्रेट्स लीक कर देने का डर उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसका दिमाग तेजी से चला और उसने इस सब का ब्लेम फोर्सफुली शेन लैंग पर डाल दिया। उसने खुद को मना लिया कि शेन लैंग के पास जरूर कोई ऐसी एस्टोनिशिंग ड्रग होगी जो किसी को भी सिर्फ सच बोलने पर मजबूर कर देती है। लेकिन उसकी ये लॉजिक फेल हो गई, क्योंकि उसे पता था कि शेन लैंग के पास कोई मार्शल आर्ट स्किल्स नहीं थी। नॉर्दर्न गार्डन में शेन लैंग को कन्फ्रंट करने या कैपिटल में शू को ढूंढने के बीच फंसी उसका खुद को बचाने का इंस्टिंक्ट जाग उठा। ये मानते हुए कि उसकी जान को बड़ा खतरा है, उसने कैपिटल जाना चूज किया। कुछ ही देर बाद उसके हांफते हुए सर्वेंट्स ने फाइनली उसे ढूंढ लिया। वो पूरी तरह से सांस ले रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैपिटल तक उसका पीछा किया और उसे हर जगह ढूंढा और वो लगभग पागल हो गए थे जब मैडम शू ने कहा कि उसने शिशी को नहीं देखा। शिशी ने झूठ बोला कि वो बस बहुत तेज भाग रही थी और रास्ता भटक गई। जब सर्वेंट ने पूछा कि क्या उन्हें अब मैडम शू को ढूंढना चाहिए, तो झोंग शिशी ने यस में जवाब दिया। तो उसकी सर्वेंट्स ने फाइनल ट्विस्ट रिवील किया। उन्होंने खुशी से बताया कि शेन लैंग ने उन सबको बेवकूफ बनाया था। उनकी बॉडीज में कोई जीयू वर्म्स नहीं थे। मैडम शू ने पर्सनली उनका ब्लड टेस्ट किया था और कंफर्म किया कि वो स्पॉट्स बस एक प्लांट रूट के रस के थे और उन्हें तसल्ली दी कि वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगे। झोंग शिशी को कुछ देर के लिए रिलीफ महसूस हुआ जब उसकी सर्वेंट ने एक्साइटेडली सजेस्ट किया कि वापस चलकर शेन लैंग के लिए ट्रबल क्रिएट की जाए और बोस्ट करने लगे कि उनकी 2000 लोगों की आर्मी आसानी से नॉर्दर्न गार्डन पर कब्जा कर सकती है। हालांकि झोंग शिशी के लिए पॉइजन का ना होना उसकी दूसरी और भी ज्यादा तबाह करने वाली परेशानियों को और बड़ा कर रहा था। उसके आंखों में एक डेस्परेट गुस्से की चमक थी। सच का पता लगाने का डिसाइड करते हुए वो नॉर्दर्न गार्डन वापस जाने के लिए राजी हो गई, ताकि क्लियर कर सके कि क्या सच में शेन लैंग ने ही उसकी बर्बादी की साजिश रची थी। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो चिल्लाकर कहती है, फाइन लेट्स गो। झोंग क्लैन की आर्मी अग्रेसिवली बेयुआन हंटिंग ग्राउंड्स पर उतर आई। उनकी कमांडिंग आवाजें गूंज रही थी जब उन्होंने डिमांड किया कि एरिया को तुरंत खाली किया जाए। रैंक्स के बीच रिलीफ की एक वेव दौड़ गई जब एक स्काउट ने अनाउंस किया कि यंग लेडी झोंग शिशी पिछली रात भटकने के बाद फाइनली वापस आ गई हैं, और ये सच जानकर कि उनमें से किसी को भी पॉइजन नहीं दिया गया था। उनके सबॉर्डिनेट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उन्होंने ईगली उसे अर्ज किया कि उन्हें तुरंत वापस चलकर दुश्मनों को क्रश कर देना चाहिए। हालांकि झोंग शिशी का दिमाग टेरिफाइंग और धुंधली मेमोरीज से घिरा हुआ था। भले ही वो पिछली रात बहुत होश में नहीं थी, लेकिन उसे क्लियरली याद था कि उसके मिस्टीरियस असेलेंट की चेस्ट पर एक डिस्टिंक्ट प्लम ब्लॉसम का बर्थ मार्क था और उस खौफनाक घटना के दौरान बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जवाबों के लिए डेस्परेट उसने शेन लैंग को कन्फ्रंट करना का सोचा। बेयुआन हंटिंग ग्राउंड्स पे पहुंचते ही झोंग शिशी की सर्वेंट ने दहाड़ते हुए कहा, झोंग क्लैन की आर्मी यहां पहुंच चुकी है और शेन लैंग को यहां से दफा हो जाने को कहा। उनको वापस आते देख शेन लैंग ने मॉकिंगली कहा, मिस झोंग शिशी यहां वापस कैसे क्यों आई है? डोंट वरी, यस्टरडे जो मैंने जीयू पॉइजन के बारे में कहा था वो सब बस एक जोक था। एक मॉकिंग ग्रिन के साथ शेन लैंग झोंग शिशी को कहता है, तुम अपने लोगों को ऑर्डर क्यों नहीं देती कि वो आगे चार्ज करे? हमारे नंबर ऑफ पीपल देखते हुए तुम लोग जस्ट एक चार्ज में हम सबको वाइप आउट कर सकते हो। लेकिन झोंग शिशी ने दहाड़ते हुए गुस्से से डिमांड की कि वो एग्जैक्टली बताए कि पिछली रात जब तेज बारिश हो रही थी तब वो कहां था। उसकी इंटेंस हॉस्टिलिटी से बिल्कुल बेफिक्र शेन लैंग ने एक काम और कलेक्टेड स्मर्क दी और स्मूथली बताया कि वो बेयुआन हंटिंग ग्राउंड्स के मिलिट्री कैंप में था।
जब उसने जहरीले अंदाज में पूछा कि उसके वहां होने का प्रूफ कौन दे सकता है, तो शेन लांग ने कैजुअली एक इनोसेंट फेस बनाते हुए अनडिनाइबल विटनेसेस की एक लिस्ट सुना दी। कमांडर को येचिन, स्वॉर्ड किंग एल्डर, थर्ड प्रिंस और हेयर ज्वेपान। जोंग शिशी की डिसबिलीफ में आंखें बड़ी हो गई, ये सोचे हुए कि ज़्यू पैन और निंग क्यूई भी यहां थे। ग्रुप में एक भारी साइलेंस छा गया। इस बंदे का मुझे नाम नहीं याद। आई गेस यही ज़्यू पैन होगा। आगे आता है और ब्लश करते हुए पूछता है, शिशी लास्ट नाइट तुम कहां थी? जैसे ही उसे जोंग मियाओ से पता चला कि तुम डिसअपियर हो गई हो, मैं फौरन तुम्हें ढूंढने आ गया। तो जोंग शिशी ने पूछा, लास्ट नाइट जब हैवी रेन हो रही थी तब शेन लांग कहां था? तो ज़्यू पैन ने आगे एक्सप्लेन किया, अच्छा आधी रात को जब बहुत तेजी बारिश हो रही थी तो हम सब मेन कैंप में थे। जब बाकी लोगों ने आगे आकर उसके आयरन क्लैड एलिबाई को कंफर्म किया, तब शेन लांग ने एक्सप्लेन किया कि यह पता चलने के बाद कि मिस जोंग शिशी मिसिंग है, उन्होंने लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा था। बहुत तेज बारिश होने की वजह से स्वॉर्ड किंग एल्डर, कु येचेन, थर्ड प्रिंस, फिफ्थ प्रिंस और हेयर ज़्यू पैन रात के आखिरी हिस्से में न्यूज का वेट करते हुए मेन कैंप में एक साथ इकट्ठे थे। एक खौफनाक सच्चाई जोंग शिशी के दिमाग पर बिजली की तरह गिरी। जिस आदमी ने पिछली रात उसकी इज्जत लूटी थी, वो सच में शेन लांग या उसका कोई आदमी नहीं था। जब उस वरीड ज़्यू पैन ने प्यार से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पूछा, तो उसने सिंपली झूठ बोल दिया कि वो भटक गई थी, और उसने फर्मली डिसाइड कर लिया कि पिछली रात का ये ह्यूमिलिएटिंग राज किसी को नहीं बताया जा सकता। बेयुएन हंटिंग ग्राउंड्स की एक टेम्पररी लैबोरेटरी के डीप अंदर शेन लांग ने अपना पूरा फोकस एक और भी ज्यादा डेंजरस काम पर लगा दिया था। वो मेटिकुलसली एक बंधे हुए सब्जेक्ट को मॉनिटर कर रहा था, जिसकी वाइटैलिटी तेजी से कम हो रही थी, क्योंकि एक गोल्डन पैरासाइट बेरहमी से उसकी लाइफ एनर्जी को निगल रहा था। जैसे ही उस सब्जेक्ट की हार्ट बीट फाइनली रुकी, शेन लांग ने क्लिनिकल प्रिसीजन के साथ नोट किया कि डिवायरिंग फेज अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। हालांकि उसे पता था कि नरक का असली दरवाजा तो अब खुलने वाला था। ये माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआ होस्ट की हार्ट बीट रुकने का सेंस मिलते ही इंस्टिंक्टिवली खाना बंद कर देते थे और तुरंत एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देते थे। शेन लांग उस इनक्रेडिबली डेंजरस प्रोसेस को अपनी एक्सरे आइज से ऑब्जर्व कर रहा था, ये पूरी तरह जानते हुए कि पैरासाइट से रिलीज होने वाली पावर और होस्ट की ओरिजिनल ब्लड लाइन पावर के बीच एक वायलेंट क्लैश होगा, जहां दोनों एक दूसरे को हराने की डेस्परेट कोशिश करेंगे। ये एक टेरिफाइंग फिजियोलॉजिकल बैटल थी, जहां इस भयंकर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सब्जेक्ट की पूरी बॉडी लिटरली ब्लास्ट हो सकती थी। उसी टाइम सब्जेक्ट की बॉडी में बहुत से चेंजेस होने लगे और उसकी वेन्स फूलकर नजर आने लगी और सब्जेक्ट जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। अगर वो बिना ब्लास्ट हुए जिंदा बच गए तो वो गोल्डन ब्लड लाइन पैरासाइट अगले 3 दिन के ग्रूलिंग प्रोसेस में उनकी पूरी बॉडी को कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म कर देगा। शेन लांग गुजी के पास गया, जो एक ऑटिस्टिक पेशेंट था, और अगर कोई उसे टच करता तो उसे वायलेंटली उल्टी होने लगती थी। उस लड़के को घबराहट में अपना सिर हिलाते देखकर शेन लांग ने प्यार से पूछा कि क्या उसे डर लग रहा है, और फिर उसने उस खतरनाक प्रोसीजर को डिसाइसिवली शुरू कर दिया। उसने उसमें वो ग्रीन लिक्विड इंजेक्ट कर दिया, ये होप करते हुए कि सब बढ़िया जाए। शेन लांग उन थका देने वाले घंटों में बिना रुके काम करता रहा और उसने बिना किसी कैजुअलिटी के सभी 2300 ब्लड लाइन इंडिविजुअल्स के अंदर सेफली गोल्डन ब्लड लाइन पैरासाइट इंजेक्ट कर दिया था। रिलीफ की एक सांस लेते हुए अब उसे बस अपने इस डार्क मिरेकल के रिजल्ट्स का इंतजार करना था। इसी बीच दूर शुआनवू सिटी में हवा में एक बिल्कुल ही अलग तरह की एंटिसिपेशन भरी हुई थी। कैपिटल से वापस आने के बाद मुलान पूरी तरह से एक डीप रेवरी में डूब गई थी। उसके अंदर एक बच्चा पैदा करने की इंटेंस चाहत थी। इस कोशिश में उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा से उसका पीरियड रहा था। इसीलिए वो डॉक्टर, जिसका नाम मुझे याद नहीं है, को चेक करवाने गई, क्योंकि अब पूरे 3 या 4 दिन बीत चुके थे और उसका पीरियड अभी तक नहीं आया था। डॉक्टर ने उसकी पल्स चेक की। एक वार्म स्माइल के साथ एक्साइटेडली उसने अनाउंस किया कि मुलान सच में प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ओवरजॉयड होकर मुलान ने उस मॉन्यूमेंटल न्यूज को सेलिब्रेट किया। वो बहुत डीपली टच हुई थी कि शादी के 1 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद फाइनली उसके और उसके हस्बैंड के पास उनके प्यार की ये ब्यूटीफुल निशानी आने वाली थी। वापस हंटिंग ग्राउंड्स पर जोंग शिशी की प्रायोरिटीज ड्रास्टिकली बदल चुकी थी। उसे रियलाइज हो गया था कि अभी शेन लांग को परेशान करने से ज्यादा जरूरी उस बाई वुचांग नाम के आदमी को ढूंढना था। जब वो भाग रही थी, पीछे से उसकी सर्वेंट, आई गेस इसका नाम ही जोंग मियाओ है, आई डोंट नो, ने चिल्लाकर पूछा, मिस आप कहां जा रही हैं? लेकिन जोंग शिशी बहुत ज्यादा डेस्परेशन में थी। वो बाई वुचांग ढूंढने और उसके टुकड़े टुकड़े करने की कसम खाई और ये जानने की डिमांड की कि वो बाई वुचांग आखिर है कौन। उसके पीछे जोंग मियाओ ने अब्रप्टली अपनी कंफ्यूज्ड फोर्सेस को रिट्रीट और वापस जाने का ऑर्डर दिया और जोंग शिशी को चिल्लाकर उनका वेट करने को कहा। उन्हें जाते हुए देखकर शेन लांग की आंखों में एक प्रोफाउंड कनिंग की चमक आई। उसे पता था कि वो अब एक बहुत लंबे अरसे तक उसे परेशान करने नहीं आएगी। उसका बनाया हुआ ये इलैबोरेट डिसेप्शन एब्सोल्युटली फ्लॉलेस था। वो तेज बारिश जो जोंग शिशी को क्लियरली याद थी, वो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई थी। उसके 1 घंटे बाद शेन लांग वापस हंटिंग ग्राउंड्स में आ गया था और लकीली एग्जैक्टली उसके 1 घंटे बाद रियल रेनस्टॉर्म स्टार्ट हो गया और उस अटैकर की चेस्ट पर वो डिस्टिंक्ट प्लम ब्लॉसम बर्थमार्क सिर्फ एक ड्राइंग थी। उसने स्मर्क किया, ये पूरी तरह कॉन्फिडेंट होते हुए कि जोंग शिशी उस बाई वुचांग को अब कभी नहीं ढूंढ पाएगी, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इमीडिएट थ्रेट के न्यूट्रलाइज होते ही शेन लांग वापस अपने प्रॉपर बिजनेस पर लग गया। उसने जो 2300 से ज्यादा लोग इकट्ठे किए थे, उनके ब्लड लाइन्स को ट्रांसफॉर्म करना। उसने डीप सेटिस्फैक्शन के साथ अपने सब्जेक्ट्स को घूरा, उन्हें एक ऐसी प्योरेस्ट और मोस्ट फोकस्ड इंडिविजुअल्स की ग्रुप मानते हुए जिनके अंदर बेमिसाल ओबीडियंस, डिसिप्लिन और लॉयल्टी थी। वो एब्सोल्युटली यूनाइटेड थे और उन्हें मौत का बिल्कुल डर नहीं था। वो एक परफेक्ट आर्मी थे, बस उनमें सिर्फ एक वाइटल चीज की कमी थी, स्ट्रेंथ। शेन लांग का फर्म बिलीफ था कि एक बार उन्हें स्ट्रेंथ मिल जाए तो वो तेजी से दुनिया के सबसे इलीट वॉरियर्स बन जाएंगे।
उसी टाइम शन 13 से ये सुनकर कि जू पैन और बाकी लोग भी एरिया छोड़कर जा चुके हैं, शन लैंग ने सेटिस्फाइड लुक दिया। फिर शन लैंग ने इमीडिएटली कुयिचेन अपने सब्जेक्ट्स को 100 to 100 के बैचेस में लैबोरेटरी के अंदर लाने का ऑर्डर दिया, जिसे कुयिचेन ने फॉरन ओबीडियंस के साथ मान लिया। उसके बाद शन लैंग बेयुआन हंटिंग ग्राउंड्स टेम्पररी लैबोरेटरी में वापस आया और देखा कि सभी सब्जेक्ट्स को बेड्स पर बांध दिया गया है। जैसे ही अगला बैच उस दर्दनाक इंजेक्शन के लिए तैयार हुआ, शन लैंग ने उस सब्जेक्ट से कहा, डोंट वरी, इस इंजेक्शन से कुछ बुरा नहीं होगा। शन लैंग की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उस लगभग गूंगे पेशेंट ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि उसे पता है और वो डर नहीं रहा है। शन लैंग को एक बहुत प्रोफाउंड सच्चाई का एहसास हुआ। वो फाइनली समझ गया था कि इस ग्रुप की इंट्यूशन इनक्रेडिबली कीन है और वो डीपली जानते थे कि वो जेन्युइनली उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। अपने अनवेवरिंग रिजॉल्व को स्ट्रांग करते हुए उसने स्किन के अंदर नीडल पियर्स कर दी और इंटरनली एक और भी बड़ा मिरेकल करने की कसम खाई। उसने साइलेंट प्रॉमिस किया कि वो उन्हें एक नया जन्म और एक ऐसी बेमिसाल ग्लोरी देगा जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इसी बीच कैपिटल की शान और शौकत के बीच एक लैविशली डेकोरेटेड रूम के अंदर से डिलीवरी के दर्द की चीखें गूंज रही थीं। एक मिडवाइफ लिटिल बिंग को अर्जेंटली एनकरेज कर रही थी कि वो उस पेन को बर्दाश्त करते हुए पुश करें। पेन बहुत इंटेंस थी, बट लिटिल बिंग ने पुश करना जारी रखा। उन दर्दनाक चीखों के बीच फाइनली एक न्यूबॉर्न बेबी की रोने की तेज आवाज ने उस थिक टेंशन को तोड़ दिया। मिडवाइफ ने खुशी खुशी लिटिल बिंग को कंग्रेचुलेट किया और एक यंग लेडी की सेफ बर्थ अनाउंस की। हालांकि थकी हुई लिटिल बिंग ने इमीडिएटली कंप्लेन की और कड़वे अंदाज में पूछा कि एक ऐसी लड़की पैदा होने में क्या अच्छा है जो बिल्कुल उसी की तरह हो। मिडवाइफ उसे तसल्ली देने के लिए तुरंत आगे आई और स्ट्रांगली इंसिस्ट किया कि ये लड़की बहुत प्रेशियस पैदा हुई है और एक नोबल बर्थ की ट्रू यंग लेडी है। उन सूदिंग वर्ड्स के सच को मानते हुए लिटिल बिंग ने एडमिट किया कि ये सच है, जिस लड़की को मैंने बर्थ दी है वो मेरे जैसे नी है। और उस न्यूबॉर्न की रेयर ब्यूटी को देखकर मिडवाइफ हैरान रह गई। लिटिल बिंग जल्दी से डिमांड करने लगी उसे देखने दिया, जैसे उसने डेस्परेटली उम्मीद की कि ये बच्ची उसके जैसी ना दिखे बल्कि अपने बाप पर जाए ताकि वो सच में ब्यूटीफुल बन सके। जैसे ही मां प्यार से अपनी बच्ची को देख रही थी, साइड से देख रही प्रिंसेस निंगयान भटकते हुए ख्याल उसकी खुद की कॉम्प्लेक्स डिजायर्स की तरफ चले गए। उसने कन्फेस किया कि उसकी बहुत गहरी चाहत थी कि उसका और शन लैंग का एक बच्चा हो, अपनी बेली को टच करते हुए। फिर उसने फ्रीली एडमिट किया कि वो अपने पेट के अंदर किसी चीज के पलने की उस सडन रियलिटी के लिए क्वाइट मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। तभी उसे एक मिडवाइफ ने देख लिया और सरप्राइज होते हुए उसने ड्रामेटिकली लंबी सांस ली और इसे सच में एक अफसोस की बात बताया कि उसकी बॉडी 10 या 8 बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगी। इस बात से अचानक चौंक कर प्रिंसेस कंप्लीटली रेड हो गई और फौरन वहां से भाग गई। डिलीवरी रूम से भागती हुई प्रिंसेस निंगयान को देखकर एक और वुमन ने ग्रैनी एक्स्यू को बताया वो वुमन कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस निंगयान थी। ये सुनने के बाद ग्रैनी एक्स्यू बहुत ज्यादा सरप्राइज रह गई। ग्रैनी एक्स्यू ने डिसबिलीफ में कहा, हमेशा से ये अफवाह थी कि प्रिंसेस निंगयान और शन लैंग का अफेयर चल रहा है, लेकिन आम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ये सच में रियलिटी बन जाएगी। दूसरी सर्वेंट उस जवान लड़के की इस डेयरिंग हरकत पर हैरान थी और मन ही मन में फुसफुसाते हुए कह रही थी कि एक सन इन लॉ का इस हद तक जाना सच में कमाल की बात है। यंग मास्टर शन लैंग के पास न सिर्फ कॉन्क्यूबाइंस थी, बल्कि उसने तो रॉयल प्रिंसेस को भी ओपनली अपने घर में रखा हुआ था। 3 दिन बाद नॉर्दर्न गार्डन हंटिंग ग्राउंड्स के सुनसान इलाके में एक बहुत ही प्रोफाउंड अवेकनिंग हुई। टेम्पररी लैबोरेटरी के अंदर ली गौजी नाम के एक यंग लड़के ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उन सेंसेशंस को फील करते हुए जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों को देखा और उसे रियलाइज हुआ कि अब सब कुछ कंप्लीटली बदल चुका था। एक अजीब लेकिन वंडरफुल इमोशन उसके सीने में उठ रहा था जब उसने खुद से पूछा कि क्या यही फीलिंग सच में हैप्पीनेस है। वो अपनी नई फिजिक को देखकर हैरान था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बॉडी एक्चुअली में इतनी लाइट और एजाइल हो चुकी है। वहां चलते हुए उसने एक मिरर नोटिस किया और चल के उसके पास गया ताकि अपनी बॉडी में हुए चेंजेस नोटिस कर सके। अपने रिफ्लेक्शन को घूरते हुए उसे शायद ही इस बात पर विश्वास हो रहा था कि शीशे के अंदर दिखने वाला इंसान सच में वही है। इस बदलाव को सेंस करते हुए एक आवाज ने शांति को तोड़ते हुए कामली पूछा कि क्या वो जाग गया है और उसे अपने पीछे आने का इंस्ट्रक्शन दिया। उसने अपने सिर के पीछे हाथ फेरा और एग्री कर लिया। उसे टेस्टिंग एरिया तक लाते हुए कुयिचेन ने एक हैवी वेट की तरफ इशारा किया। उसने ली गूजी को उस 80 जिन स्टोन को उठाने का ट्राई करने को कहा। उसने नोट किया कि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ये लड़का 20 जिन भी खींच नहीं पाता था और अब वो एग्जैक्टली देखना चाहता था कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। ली गूजी ये सोचते हुए कि वो पहले 20 जिन भी उठा नहीं पाता था, उसने कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दी और वेट के साथ साथ खुद भी हवा में उड़ गया। एक हल्की सी आवाज निकालते हुए ली गूजी ने उस वेट को शॉकिंग ईज के उठा लिया। कुयिचेन ने ऑब्जर्व किया कि वो काफी स्ट्रांग हो चुका था और 80 जिन तो उसके लिए बहुत ही हल्का लग रहा था। टेस्ट्स की डिफिकल्टी तेजी से बढ़ने लगी। उसे 150 जिन उठाने को दिया गया। पहले तो वो बहुत नर्वस था कि वो उठा पाएगा या नहीं, बट अनएक्सपेक्टेडली जिसे उसने बिना लड़खड़ाए आराम से उठा लिया। फिर बारी आई 280 जिन की, वो भी बिना किसी डिफिकल्टी के उठा लिया गया और आखिर में एक मैसिव 390 जिन वेट की, जिसे उठाने में वो ट्रूली स्ट्रगल मर रहा था। लड़के को जोर लगाते हुए देखकर कुयिचेन ने वेट टेस्ट वहीं रोक दिया, ये फिगर आउट करते हुए कि दोनों हाथों से 390 जिन उठाना उसकी स्ट्रेंथ की एब्सोल्यूट लिमिट थी। इस चमत्कार को देखते हुए उसने एनालिटिकली इन आदमियों को लैंड फैमिली के 10 भाइयों के साथ कंपेयर किया, जिनका ब्लड लाइन नेचुरली स्ट्रांग था और जिन्होंने डेकेड्स तक पावर एक्यूमुलेट की थी, जिसने उन्हें एक्टिवेट होते ही बहुत पावरफुल बना दिया था। उसे हैरानी के साथ ये रियलाइज हुआ कि इन नए वॉरियर्स में अभी भी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा रूम बचा था और ली गूजी के लिए 390 जिन उठाना तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट था। अगला स्पीड टेस्ट था, एक ट्रैक की तरफ इशारा करते हुए जो 150 स्टेप्स लंबा था।
इंस्ट्रक्टर ने उसे ऑर्डर दिया कि वो अपनी एब्सोल्यूट फास्टेस्ट स्पीड से वहां दौड़े। जैसे ही शुरू करने की कमांड गूंजी, ली गुजी ट्रैक पर किसी ब्लर की तरह दौड़ा और उसने लगभग 2 सांसों में स्प्रिंट खत्म कर ली। कुयिचिन पूरी तरह से दंग रह गया, ये कैलकुलेट करते हुए कि 2 सांसें तो 10 सेकंड से भी कम होती हैं। इस हेवन डिफाइंग इंप्रूवमेंट को देखकर वो दिमाग ही दिमाग में हैरान रह गया, ये रियलाइज करते हुए कि उसकी प्योर फिजिकल कैपेबिलिटी में 10 गुना या शायद 100 गुना इजाफा हुआ था। अपने इस मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन से ओवरवेल्म होकर ली गुजी जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से बिना कंट्रोल के रोने लगा। इंस्ट्रक्टर ने उस पर कोई तरस नहीं खाया, बस इतना कहा कि अगर उसे रोना है तो और जोर से रोना चाहिए। 10 मिनट बाद उसके आंसू थम गए। जब उससे पूछा गया कि अब वो सबसे ज्यादा किससे मिलना चाहता है तो ली गुजी ने पूरी डिवोशन के साथ तुरंत जवाब दिया, यंग मास्टर शेन। कुयिचिन प्यार से हंसा और एक्सप्लेन किया कि यंग मास्टर सिर्फ बुरे लोगों से निपटने में माहिर हैं, लेकिन जब बात उन्हें किसी से ग्रेटिट्यूड रिसीव करने की आती है तो वो इसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाते। इसके अलावा शेन लैंग की बेटी का अभी जन्म हुआ था, इसलिए वो अपनी प्रेशियस बेबी गर्ल को देखने के लिए वापस भाग गए थे और शायद कल या परसों तक लौट आएंगे। ली गुजी के पूरी तरह अवेक होने पर कुयिचिन ने उसे ऑर्डर दिया कि वो बाकी सबको भी एग्जैक्टली इन्हीं टेस्ट से गुजारे ताकि सभी 2300 लोगों की नई स्ट्रेंथ और स्पीड को मेजर किया जा सके। इसके बाद जो हुआ वो एब्सोल्यूट और टेरिफाइंग डिसिप्लिन का नजारा था। इन 2000 से ज्यादा लोगों ने बिना किसी एक्सप्लिसिट ऑर्डर या कमांड के स्मूथली सारे टेस्ट खुद ही कंप्लीट कर लिए। कुछ ही देर बाद कुतो हुआन ने फॉर्मली उस मैसिव ग्रुप को एक साथ जमा किया। उसने क्लियर और टू द पॉइंट ऑर्डर्स दिए। उन्हें ड्रिल मैनुअल के फर्स्ट और सेकंड लेसन्स को फॉलो करना था और फ्रीली ट्रेन करना था। सबने एक फर्म रिजॉल्व से एक साथ एग्री किया। आधा घंटा बीतने के बाद वो सब खाना खाने के लिए इकट्ठे होंगे। खाने के बाद उन्हें 3rd और 4th लेसन्स के हिसाब से 1 घंटे तक और ट्रेनिंग करनी होगी और सिर्फ उसके बाद ही वो सोने और आराम करने जा सकते हैं। तभी कंप्लायंस की एक बहुत तेज आवाज गूंज उठी। ये 2000 से ज्यादा ब्लड लाइन निर्वाणा वॉरियर्स तुरंत 23 इमैक्युलेट फॉर्मेशंस में जमा हो गए और हर एक फॉर्मेशन इतनी परफेक्टली नीट थी जैसे किसी स्केल से नापी गई हो। उसके बाद बिना किसी और ऑर्डर या सुपरविजन के काम करते हुए उन्होंने अपनी इंटेंस ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्हें परफेक्ट यूनिजन में मूव करते हुए देखकर कुतो हुआन के अंदर गर्व की एक ओवरवेलमिंग लहर उठ गई। उसे रियलाइज हुआ कि ये सच में दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी थी और उसने अपनी खुद की किस्मत पर नाज किया कि वो एक्चुअली में ऐसी फोर्स का कमांडर बन गया था। उसने ओपनली डिक्लेयर किया कि ये एक आउटस्टैंडिंग और इनविंसिबल लीजन है, उसका एब्सोल्यूट ट्रम्प कार्ड। होराइजन की तरफ देखते हुए उसे पता था कि 3 महीने बाद होने वाले बॉर्डर हंट में वो पूरी दुनिया को कंप्लीटली शॉक कर देंगे और उसने दिमाग में यंग मास्टर शेन को एक और महान मिरेकल क्रिएट करने के लिए साइलेंटली प्रेज किया। इन ट्रायम्फेंट ट्रेनिंग ग्राउंड से बहुत दूर वू किंगडम पैलेस के ऊपर एक भारी उदासी छाई हुई थी। पिछले कुछ महीनों से वू किंगडम जंग से डेस्परेटली रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। किंग ऑफ वू के स्टडी रूम के अंदर एक टेंस मीटिंग चल रही थी जहां किंग ने चू किंगडम के डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ राइट्स का वेलकम किया। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब थी। चू एनवॉय ने मेंशन किया कि बीएन शाओ को पीछे हटे हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन वू का हार्टलैंड अभी भी डीपली डेवस्टेटेड था। बीएन शाओ ने हद से ज्यादा बेरहमी से लोगों का कत्ल किया था, 15 से ज्यादा काउंटीज में तबाही मचाई थी और लगभग 1/3 टेरिटरी को बर्बाद कर दिया था। इस भयंकर सच्चाई के बावजूद चू एनवॉय ने इस सिचुएशन को चू किंगडम के लिए एक गुड न्यूज की तरह प्रेजेंट किया। किंग वाई के स्टडी रूम के अंदर मीटिंग में एक एनवॉय ने कहा कि यूके किंग निंग युआनशिन सीरियसली बीमार थे, लेकिन फिर भी अचानक उन्होंने चू के साथ एक बॉर्डर हंट होल्ड करने का प्रपोजल रखा था। किंग वू ने इस पर बहुत हैरान था और एनवॉय ने निंग युआनशिन के इस मूव को बिल्कुल बेशर्मी वाला बताया, जिनका क्लियर इरादा था कि शेन लैंग और निंग ज़ेंग को कैनन फॉडर की तरह यूज करें और बॉर्डर पीस के बदले चू को फायदा पहुंचाएं। ये सुनकर किंग वू बहुत हैरान था और उसने कंफर्म करते हुए पूछा, क्या सच में ऐसी बात है? एनवॉय ने स्मूथली टॉपिक शिफ्ट किया और पूछा कि क्या वू किंगडम में हाल ही में आई भुखमरी की अफवाहें सच हैं? किंग वू ने डिफेंसिवली एडमिट किया कि ग्रेन की थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन उन्होंने रिजिडली डिनाई कर दिया कि ये किसी फुल स्केल फैमिन जैसा नहीं है। अपने फायदे को सेंस करते हुए चू एनवॉय एक कनिंग स्माइल के साथ हंसा। बहुत रिस्पेक्टफुल बो करते हुए उसने अनाउंस किया कि चू में इस साल बहुत अच्छी खेती हुई है और एक ब्रदरली नेशन की तरह एक्ट करते हुए वो हिज मैजेस्टी को 1 मिलियन शी ग्रेन उधार देने को तैयार थे। किंग के एडवाइजर्स उस मॉन्यूमेंटल ऑफर को सुनकर तुरंत हिल गए। उन्होंने क्विकली हिसाब लगाया कि ग्रेन का ये मैसिव अमाउंट 2 मिलियन लोगों को 2 से 3 महीने तक खिलाने के लिए काफी था, जिससे कम से कम ये हार्श विंटर आराम से गुजारी जा सकती थी। जिंदगी बचाने वाले इस लाइफलाइन से मूव होकर किंग ऑफ वू ने किंग ऑफ चू की दरियादिली की तारीफ की और ईगली तुरंत एक प्रॉमिसरी नोट लिखने का ऑफर किया। हालांकि ट्रैप बहुत जल्दी सामने आ गया। एनवॉय ने कामली बताया कि वो ग्रेन कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज उधार दे सकते हैं, लेकिन किंग ऑफ चू की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। उसने उन अफवाहों का जिक्र किया कि किंग ऑफ वू ने कभी यूए के किंग निंग युआंगशिन के साथ एक सीक्रेट पैक्ट साइन किया था। किंग ऑफ वू ने गुस्से में इस बात को नकार दिया और इसे बाहर की बकवास कहकर टाल दिया। बिना डरे एक मलिशियस ग्रिन के साथ एनवॉय ने डिमांड की कि किंग पब्लिकली दुनिया के सामने ये डिक्लेयर करें कि यूए के साथ अगर कोई सीक्रेट पैक्ट था भी तो अब वो पूरी तरह से नलिफाई हो चुका है। इसके अलावा चू एक ब्रदरली स्टेट के स्टेटस को सॉलिड बनाने के लिए वू के साथ एक नया सीक्रेट पैक्ट साइन करने को तैयार था। किंग ऑफ वू ने आर्ग्यू किया कि वो तो ऑलरेडी ब्रदरली स्टेट्स हैं, लेकिन एनवॉय ने जिद की कि एक सेरेमनी का होना बस एक कागज का टुकड़ा अभी भी जरूरी है। एनवॉय ने बात को कैजुअली रखते हुए कहा, बस यू के साथ उस पैक्ट को नलिफाई करो, चू के साथ साइन करो और तुरंत 1 मिलियन शी ग्रेन हासिल कर लो। इस डिप्लोमैटिक चाल में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हुए किंग ऑफ वू ने एनवॉय को आराम करने के लिए कहा, ये बोलते हुए कि ये बहुत इंपॉर्टेंस का मैटर है जिस पर गहरी डिस्कशन की जरूरत है।
एनवॉय पोलाइटली झुककर वहां से चला गया, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि वो दूरंदेश किंग जरूर सही फैसला लेंगे। जैसे ही चू एनवॉय ने स्टडी छोड़ दी, मिनिस्टर्स के बीच डेस्परेशन फूट पड़ी। वो अपने घुटनों पर गिर पड़े और हिज मैजेस्टी से इस डील को एक्सेप्ट करने की प्ली करने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा कि लाखों भूखे रेफ्यूजीज खाने की भीख मांग रहे हैं, जिसने एक न बर्दाश्त होने वाली ट्रेजेडी खड़ी कर दी है, और वार्निंग दी कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी इस ग्रेन के बिना लोग सच में भूख से मर जाएंगे। क्राउन के भारी बोझ ने आखिरकार किंग के सब्र का बांध तोड़ दिया। उन्होंने गुस्से में अपने मिनिस्टर्स को डांटा, ये पूछते हुए कि क्या उन्हें लगता है कि सिर्फ वही लोगों की परवाह करते हैं और क्या किंग को खुद कुछ महसूस नहीं होता। थके हुए और इस इम्पॉसिबल चॉइस से ओवरवेल्म होकर उसने सबको रूम से बाहर निकल जाने का कमांड दिया ताकि आखिरकार उन्हें थोड़ी शांति मिल सके, जिस पे मिनिस्टर्स इन तुरंत अग्री किया। ओल्ड मिनिस्टर के स्टडी से बाहर निकलते ही किंग ऑफ वू गुस्से से फट पड़ा और उसने टेबल पे जोर से अपना हाथ पटका। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था जब उसने पूछा कि क्या उसे सच में इतना बेशर्म और बिना क्रेडिबिलिटी वाला समझा जाता है जो एक नई साइन ट्रीटी को कुछ ही महीनों में रद्द कर दे। रूम में चक्कर काटते हुए उसने कड़वे अंदाज में पूछा कि क्या उससे ये उम्मीद की जा रही है कि वो बस 1 मिलियन बुशल्स ग्रेन के लिए चू किंगडम की गोद में जा गिरे, और इस ह्यूमिलिएटिंग हरकत को उसने किसी ब्रोथल की रंडी से कंपेयर किया। एक कॉन्फिडेंट जिसका नाम मुझे याद नहीं, पर आई थिंक ये किंग ऑफ बॉनम्यू का अंकल था, वो आगे आया और प्यार से मोनक को गुस्सा न करने की एडवाइस दी, पॉइंट आउट करते हुए कि मिनिस्टर्स नेचुरली किंग से अलग सोचते हैं। किंग ऑफ वू ने अग्री किए कि उनकी मिनिस्टर्स की नजरों में मेरी एज अ किंग रेपुटेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सोचते हैं मेरी फेम ग्रेन के बदले एक्सचेंज की जा सकती है। कितनी बार ऐसा होगा जब वो मेरी रेपुटेशन को बेचेंगे। किंग ने स्कॉफ किया, ये मानते हुए कि उसके अमीर मिनिस्टर्स के लिए उसकी रॉयल रेपुटेशन पूरी तरह एक्सपेंडेबल थी जब तक कि उन्हें अपने खुद के पहाड़ जैसे स्टॉक्स को हाथ लगाए बिना ग्रेन मिल रहा हो। हालांकि किंग ने जल्द ही इन डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड कर दिया और उसकी नजरें सख्त हो गईं जब उसके अंकल ने साउथ में मंडरा रहे एक और भी टेरिफाइंग थ्रेट पर फोकस किया, जिंग जुन नाम के एक फॉर्मिडेबल ग्रेट हीरो का राइज। किंग ने जिंग जुन के फ्राइटनिंग पोटेंशियल को पहचान लिया था। उसने नोट किया कि हालांकि जिंग जुन उनसे उम्र में काफी छोटा था और उसने सदर्न ओयू का थ्रोन बस एक पपेट की तरह इनहेरिट किया था, फिर भी सिर्फ 2 या 3 साल के अंदर वो शामन ट्राइब्स का एब्सोल्यूट ओवरलॉर्ड बनने की कगार पर था, ये मानते हुए कि जिंग जुन उससे कहीं ज्यादा केपेबल है। किंग ऑफ वू ने अंदाजा लगाया कि चू ने जरूर उसके साथ पहले ही एक सीक्रेट ट्रीटी साइन कर ली होगी, और जैसे ही जिंग जुन साउथ को स्वीप करेगा, चू की आर्मी तुरंत ईस्ट की तरफ मार्च कर देगी। इस ग्रैंड स्ट्रैटेजी की वजह से चू का कनिंग ओल्ड फॉक्स किंग बॉर्डर हंट के करंट स्टेक से कभी सेटिस्फाई नहीं होगा और डेफिनेटली अपना लायन जैसा माउथ ओपन करके निंग युआंगशियन को और एक्सटॉर्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा। किंग ऑफ वू ने अपने अंकल को एडवाइस दी कि वू सिर्फ जीतने वाले की साइड लेने का अफोर्ड कर सकता है। जब किंग ने पूछा कि क्या होगा अगर यू सच में बॉर्डर हंट जीत गया, तो उसके अंकल ने इस पॉसिबिलिटी को स्ट्रांगली डिसमिस कर दिया, ये आर्ग्यू करते हुए कि चू के 5000 सीजन एलीट्स जो सालों से बैटल्स लड़ते आ रहे हैं, यू के 2000 यूजलेस रिक्रूट्स को आसानी से क्रश कर देंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं कि यू किंगडम इस बैटल को जीत सके। ये सुनने के बाद किंग ऑफ वू ने कहा, अंकल लेट्स वेट एंड सी। अगले दिन किंग ऑफ वू ने कोर्ट में अपना डिसाइसिव मूव चला। उसने ऑफिशियली चू की डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया और प्राउडली डिक्लेयर किया कि यूए के साथ साइन किया गया अग्रीमेंट सिर्फ एक ट्रूस था, न कि कोई सीक्रेट अलायंस जिसमें चू के एनवॉय ने बो किया और चला गया। उसके बाद वू कोर्ट में किंग ऑफ वू गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, ग्रेट वू कोर्ट अपनी जुबान को सोने की तरह कीमती मानता है। हम कभी अपनी साइंड ट्रीटी को कुछ पेटी ग्रेन में लिए एक्सचेंज नहीं करेंगे। मिनिस्टर्स के बीच पैनिक फैल गया, जो अपने घुटनों पर गिरकर उसे रिकंसिडर करने की भीख मांगने लगे, ये वार्निंग देते हुए कि भूखे आम लोग खाने के बिना इस सर्दी में बिल्कुल जिंदा नहीं बच पाएंगे। थिएट्रिकल ब्रिलियंस के एक कमाल के मूव में किंग ने कमांड किया कि पैलेस के एक्सपेंसेस 2/3 कट कर दिए जाएं, रोज सिर्फ 2 बोल पतली पॉरेज खाने की कसम खाई और सारा रॉयल ग्रेन भूखी जनता को डोनेट कर दिया। फिर उसने पर्सनली अपने सीनियर मिनिस्टर्स की एस्टेट्स को विजिट किया और ग्रेन उधार लेने के लिए IOUs लिखे। उसकी इन ड्रामेटिक कोशिशों के बावजूद उन अमीर नोबल फैमिलीज ने आधे महीने में सिर्फ 50,000 बुशल्स अनाज ही दिया। एक इतना छोटा अमाउंट जिसे देखकर किंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और अपने हाथ में पकड़े लेटर को फेंकते हुए उसने ताना मारा कि ये दांतों के बीच की जगह भरने के लिए भी काफी नहीं है। तभी अचानक एक मेजर पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया। यूए की लीडरशिप के अंदर एक मैसिव लीक ने एक हाईली सेंसिटिव लिस्ट एक्सपोज कर दी, जिसमें वू के उन हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के नाम थे जिन्हें यूए के ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म ने सीक्रेटली ब्राइब किया था या ट्रीजन करने के लिए मजबूर किया था। जबकि यूए के गुस्से से भरे किंग ने अपने स्पाइस को बुरी तरह पनिश किया और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया, वहीं किंग ऑफ वू ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अपना एब्सोल्यूट कहर बरसा दिया। उसने लिस्ट में आने वाले एक सेकंड रैंक ऑफिशियल के पूरे क्लैन को एग्जीक्यूट करवा दिया। इस अचानक हुए ब्लड बाथ से टेरिफाइड होकर वू की नोबल फैमिलीज अपनी वफादारी साबित करने के लिए दौड़ पड़ी और डेस्परेटली सिर्फ 10 दिनों के अंदर 800,000 बुशल्स ग्रेन डोनेट कर दिया। सैटिस्फाइड होकर किंग ऑफ वू ने पब्लिकली इस लीक को एक बेसलेस कंस्पिरेसी कहकर खारिज कर दिया और अपनी कांपती हुई कोर्ट के सामने उस लिस्ट को जलाकर राख कर दिया। इसी बीच पहले हार चुके वू मुंह के लौटने के साथ किंग ने तेजी से कोर्ट की सफाई शुरू कर दी और पुराने जमे हुए ऑफिशियल्स को नए और उभरते हुए लोगों से रिप्लेस कर दिया। एक सैटिस्फाइड और चालाक ग्रिन के साथ किंग ऑफ डब्ल्यू ने डिक्लेयर किया, तुम ओल्ड फॉक्सेस वेट करो, अब सीट्स चेंज करने का टाइम आ गया है। इसी बीच यूगी कैपिटल में अफवाहें तेजी से घूम रही थी कि शेन लैंग ने पूरी तरह से सारी उम्मीद छोड़ दी है। नॉर्दर्न गार्डन हंटिंग ग्राउंड्स में उन जरूरी मिलिट्री ड्रिल्स में हिस्सा लेने के बजाय वो अपना हर एक दिन घर पर अपनी न्यूली बॉर्न बेटी को गोद में लेकर आराम से बिता रहा था। उसकी इस शांति को जल्द ही एक रॉयल डिक्री ने तोड़ दिया।
शेन लैंग के रेजिडेंस पे सॉवरेन के ट्रस्टेड यूनक, इसका भी नाम मुझे याद नहीं, आई गेस ये यूनक ली था, आया और शेन लैंग की डॉटर को होल्ड करते हुए उसने इन्फॉर्म किया। ऑल्दो ये यंग मास्टर शेन के लिए इनकन्वीनियंट है कि वो बैंक्वेट होस्ट करे और गिफ्ट्स रिसीव करे, पर हिज मैजेस्टी ने आपकी लिटिल बेबी के लिए एक नाम सोचा है। सॉवरेन ने खुद आगे आकर बच्ची का नाम शेन एमआई रखा है। शेन लैंग ने इस पर थोड़ी अनॉयंस दिखाई क्योंकि वो अपनी बेटी का नाम खुद रखना चाहता था। ऐसा नहीं था कि ये सॉवरेन की बेटी है जो वो नाम रख रहे हैं, लेकिन उसे बताया गया कि एमआई कैरेक्टर का मतलब पीस, स्वीटनेस और इमेंस नोबिलिटी है, जिसकी रूट्स एंशिएंट सॉवरेन फुक्सी से जुड़ी हुई हैं। फुक्सी हिस्ट्री के 3 सबसे ग्रेट एंड नोबल सॉवरेन्स में से एक थे। इस पे शेन लैंग ने फोर्सफुली स्माइल किया और कहा, यस वेरी गुड। यूनक ली इन इस पे पूछा, शेन लैंग क्या तुम इससे डिससैटिस्फाइड हो क्या? नाम के साथ कंसॉर्ट बियन की तरफ से एक ब्रेथ टेकिंग गिफ्ट भी आया, उनके खुद के डाउरी से एक एंशिएंट क्राउन पर्ल, अक एंशिएंट सिविलाइजेशन का आर्टिफैक्ट। एम्परर ने आगे डिक्री दी कि जैसे ही बॉर्डर हंट खत्म होगा और बच्ची 3 महीने की हो जाएगी, उसे कंसॉर्ट बियन के प्यार के लिए स्पेशली पैलेस में लाया जाएगा। बावजूद इस वाइड स्प्रेड बिलीफ के कि शेन लैंग और निंग झेंग की फोर्सेस बर्बाद होने वाली हैं, राइवल फैक्शंस जिनमें क्राउन प्रिंस फैक्शन, थर्ड प्रिंस फैक्शन, द जोंग फैमिली और यहां तक कि चू एजेंट्स के बहुत सारे स्पाइज मेटिकुलसली नॉर्दर्न गार्डन हंटिंग ग्राउंड्स पर नजर रखे हुए थे। लेकिन उन्होंने जो देखा उसने उन्हें बुरी तरह कंफ्यूज और डिस्गस्ट कर दिया। माय हेवंस, ये लोग क्या नॉनसेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी भी ये इसे सीक्रेसी बुलाते हैं। दिन ब दिन शेन लैंग के सोल्जर्स बिल्कुल नॉनसेंसिकल लगने वाली ट्रेनिंग कर रहे थे, जो जस्ट एक ही मूव प्रैक्टिस कर रहे थे। कोई फॉर्मेशंस नहीं, कोई एंड्योरेंस ड्रिल्स नहीं और कोई आर्चरी नहीं। वो बस सिंपल वुडन सोर्ड्स के साथ लगातार नीचे की तरफ स्लैश करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इस बेवकूफी को और ना बर्दाश्त कर पाने के कारण स्पाइज ने एक के बाद एक अपनी पोस्ट छोड़ दी। हालांकि अगर शेन लैंग उन्हें जाते हुए देख रहा होता तो उसकी आंखों में एक कनिंग चमक जरूर आती। उनको जाते हुए देखकर कोई यिचन अंदर ही अंदर स्मग फील किए बिना नहीं रह पाया। स्पाइज इस बात को पूरी तरह से फील कर गए थे रियलाइज करने में कि उन वुडन स्वॉर्ड्स का कोर एक्चुअली इनक्रेडिबली हेवी लीड से भरा हुआ था और उसका वेट हर रोज बढ़ाया जा रहा था। ये ग्रूलिंग और रिपेटिटिव ट्रेनिंग स्पेशली उन आदमियों को बैटलफील्ड पर फुल हेवी आर्मर पहनकर मैसिव 1.7 मीटर लंबे सेबर्स चलाने के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन की गई थी। एक ऐसी टेरिफाइंग वैनगार्ड जिसे शेन लैंग प्यार से सेबर यूनिट कहता था। ट्रेनिंग ग्राउंड से बहुत दूर किंग ऑफ यू अपने सिक बेड तक महदूद थे। उनका ऑरा थकावट और एक खौफनाक सच्चाई से भरा हुआ था और वो कह रहे थे उन्होंने कभी नहीं सोचा था एक ऐसा भी दिन आएगा जब उन्हें सूनैन की तरह ओल्ड होने का प्रिटेंड करना पड़ेगा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैसे कोर्ट में सो कॉल्ड न्यूट्रल फैक्शन सिर्फ इसलिए नए मास्टर्स के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि वो बीमार पड़ गए थे, जिसे उन्होंने किंग अरुगांग की निग्लेक्टेड कॉप्स के साथ बिटरली कंपेयर किया। उन्होंने बहुत गहरे दुख के साथ नोट किया कि उनके बेटों के बीच जो एक हेल्दी राइवलरी हुआ करती थी वो अब एक विशियस, एक दूसरे को फाड़ खाने वाली पावर बैटल में बदल चुकी थी। सिर्फ एक गवर्नरशिप के लिए वेस्टर्न प्रोविंस में काउंटलेस ऑफिशियल्स को पहले ही प्रिजन में फंका जा चुका है। उन्होंने ने यूनिक लीजी से कहा, क्यांग किंगडम के किंग अरुगांग की अचानक मौत के बाद किसी ना तो उसकी मौत की वजह फाइंड करने की कोशिश की, ना ही उसकी कॉप्स का ख्याल किया। उसको मरा हुआ छोड़ दिया। मैं अरुगांग को उस वक्त मॉक कर रहा था, बट अब मेरी कंडीशन भी उससे कुछ अलग नहीं है। परहैप्स एक रेजिलिएंट और ब्रॉड माइंडेड चाइल्ड मेरी थ्रोन को इनहेरिट करने के लिए ज्यादा सूटेड है। उनके इन दुखद ख्यालों को एक और यूनिक की अनाउंसमेंट ने दूर किया जब उसने अनाउंस किया कि लॉर्ड याने आ चुके हैं। सॉवरेन ने जल्दी से उसे उन्हें अंदर लाने का ऑर्डर दिया। लॉर्ड याने ने अंदर एंटर करते हैं अपने घुटनों के बल बैठकर कहा, योर मैजेस्टी, मैं दोबारा फेल हो गया। लॉर्ड याने ने रिपोर्ट किया कि जिंगजुन के पास इनक्रेडिबली हाई मार्शल स्किल्स थी और उसे शामन एक्सपर्ट्स और ग्रेट ट्रिबुलेशन टेम्पल के मास्टर्स हेविली गार्ड कर रहे थे। ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म द्वारा भेजे गए लगभग सारे इलीट असैसिन्स बेरहमी से मारे जा चुके थे, जो ये प्रूव करता था कि अनऑर्थोडॉक्स तरीके अब इस उभरते वॉरलॉर्ड को रोक नहीं सकते थे। सॉवरेन निंग युआनशियन ये सोचकर हेविली हैरान था कि कैसे उसका पहला रिफाइंड फॉस्टर सन किस्मत को इस भयंकर हद तक बदल चुका था। असैसिनेशंस के फेल होने के बाद सॉवरेन ने तुरंत एक फुल स्केल वॉर की प्रिपरेशंस का ऑर्डर दिया, ये समझते हुए कि उन्हें वाकई में सदर्न ओयू की तरफ 150,000 ट्रूप्स भेजनी पड़ेंगी, ठीक वैसे ही जैसे पहले वार्निंग दी गई थी। लेकिन वो 150,000 सोल्जर लाए कहां से? हालांकि ये स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर और भी गहरा हो गया। अगर वो सिर्फ 80,000 ट्रूप्स भी भेजते तो नॉर्दर्न डिफेंसेस पूरी तरह ड्रेन हो जाएंगी और नॉर्थ सिर्फ ड्यूक बियाशाओ, मार्की नैनगोंगाओ और थर्ड प्रिंस निंगक्यूई की आर्मीज के साथ रह जाएगा, जिन सबके साउथ की तरफ मार्च करने से कैपिटा भी डिफेंसलेस रह जाएगा। उन्होंने एक रिलीफ की सांस ली ये सोचते हुए कि लकली शेन लैंग ने पहले ही सूनैन को एलिमिनेट कर दिया। अदरवाइज सन्नान के रेबल्स, ख्यांग की आर्मी, वू की आर्मी, चू की आर्मी, चू की आर्मी और जिंगजुन की 5 टाइम्स स्ट्रॉन्ग आर्मी का एक साथ यूए पे अटैक करने पे यूए पूरी तरह तबाह हो जाता। सॉवरेन ने याने से पूछा, अगर वो नॉर्दर्न डिफेंसेस को खाली कर दें तो क्या वू की आर्मी साउथ को मार्च करेगी? याने ने जवाब दिया, हालांकि वू तुरंत अटैक नहीं करेगा, लेकिन जिस पल जिंगजुन नॉर्थ की तरफ मार्च करेगा, किंग ऑफ वू इस मौके का फायदा उठाकर स्ट्राइक कर देगा। अपने नेशन के सर्वाइवल का जुआ खेलने पर मजबूर सॉवरेन ने याने से पूछा, क्या नॉर्दर्न डिफेंसेस बियन शाओ पर भरोसा करके उन्हें सौंप सकता है? जिसपे याने ने डीपली बो करते हुए रिप्लाई दिया, वो एक ऐसा आदमी जो अपने ऑफेंस के लिए तो मशहूर था, लेकिन डिफेंस में डेंजरसली अनटेस्टेड था। रॉयल स्टडी का टेंस एटमॉस्फेयर बिल्कुल सफोकेटिंग था। जैसे ही किंग ऑफ यू आगे की तरफ झुके, उनके माथे पर एंग्जाइटी की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने अर्जेंटली पूछा कि क्या प्रिवी काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर और मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू ने फाइनली अपनी कैलकुलेशंस खत्म कर ली हैं?
उनकी आवाज सख्त हो गई जब उन्होंने डिमांड की कि अगर उन्हें किंगडम ऑफ ननू में 80,000 ट्रूप्स डिप्लॉय करनी पड़े तो एग्जैक्टली कितनी मिलिट्री फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। यूनिक लेजी नर्वसली आगे आया और उसने फाइनलाइज्ड मेमोरियल पेश की। जैसे ही सॉवरेन की नजरों ने उस डॉक्यूमेंट को स्कैन किया, उनके चेहरे पर शॉक झलकने लगा। उन्होंने डिसबिलीफ में चिल्लाते हुए कहा कि 3.5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स तो यू किंगडम के पूरे साल के टैक्स रेवेन्यू से भी ज्यादा है। इस भारी साइलेंस के टूटने से पहले ही एक अटेंडेंट ने इंटरप्ट करके अनाउंस किया कि प्रिंसेस निंगजी उनसे मिलना चाहती हैं, जिसके बाद वो मिनिस्टर तुरंत वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद सॉवरेन डेस्परेटली एक फाइनेंशियल लाइफलाइन ढूंढने लगे। उन्होंने प्रिंसेस से पूछा कि वो मिस्टीरियस हिडन ओरिजिन सोसाइटी क्राउन को आखिर कितना उधार देने के लिए तैयार है। जवाब सुनकर सब हिल गए। सोसाइटी एग्जैक्टली 3,500,000 गोल्ड कॉइन्स उधार देने को तैयार थी। सॉवरेन थोड़ा पीछे हटे। उनके दिमाग ने तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उनके लिए ये बिलीव करना कंप्लीटली इम्पॉसिबल था कि हिडन ओरिजिन सोसाइटी इतनी जेनरस कैसे हो सकती है। उन्होंने इस ग्लेयरिंग ट्रैप को पॉइंट आउट किया और नोट किया कि यू ने अभी तक अपना पुराना मिलियंस का डेट नहीं चुकाया है, फिर भी ये सोसाइटी इनएक्सप्लिकेबली इतना मैसिव फॉर्च्यून उधार देने को तैयार थी। उनका शक तब और गहरा हो गया जब प्रिंसेस ने इन्फॉर्म किया कि हिडन ओरिजिन सोसाइटी का एल्डर शू बोटाओ उनसे पर्सनली बात करना चाहता है। सॉवरेन इस मीटिंग के लिए मान गए क्योंकि वो उस आदमी की डेंजरस रेपुटेशन से पूरी तरह वाकिफ थे। शू बोटाओ 70 साल से ज्यादा उम्र का था और उसने लगभग 20 साल तक हिडन ओरिजिन सोसाइटी की यू ब्रांच को रूथलेसली लीड किया था। सॉवरेन को साफ याद था कि कैसे काउंट जिन यू को भी उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। आधे घंटे बाद बुजुर्ग शू बोटाओ ने धीरे धीरे उस ग्रैंड स्टडी में एंट्री ली और किंग को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट किया। मोनार्क ने तुरंत एल्डर शू को उठने का इंस्ट्रक्शन दिया। अपनी वेरीनेस को बेनेवलेंस के पीछे छुपाते हुए कहा कि क्योंकि बोटाओ उनसे उम्र में 10 साल से भी ज्यादा बड़े हैं, इसलिए वो ऐसी कर्टेसी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बोटाओ ने एक हम्बल सर्वेंट का पार्ट परफेक्टली प्ले किया। उसने क्लेम किया कि हालांकि वो ओरिजिनली यू से नहीं है, लेकिन वो यहाँ काफी लंबे समय से रह रहा है और खुद को कंप्लीटली एक लॉयल यू सब्जेक्ट मानता है। उसने अपना सिर झुकाया और स्मूथली ऐड किया कि हिज मैजेस्टी की सेवा करना तो एक नेचुरल बात है। हालांकि उसकी बूढ़ी आंखों में एक शिकारी जैसी चालाकी की चमक आई जब उसने बातों को घुमाते हुए रिवील किया कि हिडन ओरिजिन सोसाइटी की भी एक रिक्वेस्ट है। सॉवरेन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और उन्होंने दिमाग में स्कॉफ करते हुए कहा, एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि उन्हें इस एक्सटॉर्शन का पूरा अंदाजा था। अपना डिप्लोमैटिक फसाड मेंटेन करते हुए सॉवरेन ने अपना डीप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया और एक्नॉलेज किया कि उन्होंने सुना है कि सोसाइटी उन्हें 1 और 3,500,000 गोल्ड कॉइन्स उधार देने को तैयार है। आखिरकार ट्रैप सामने आ ही गया। शू बोटाओ ने कोल्डली डिक्लेयर किया कि उन्हें ग्लास मिरर्स का सीक्रेट फॉर्मूला चाहिए। उसने बड़ी बेशर्मी से किंग की अथॉरिटी को मैनिपुलेट करते हुए पॉइंट आउट किया कि शेन लैंग क्राउन के प्रति पूरी तरह लॉयल है और उसकी किस्मत कंप्लीटली हिज मैजेस्टी के हाथों में है। बोटाओ ने कॉन्फिडेंटली मोनार्क को एश्योर किया कि अगर वो सिर्फ एक ऑर्डर दें तो शेन लैंग जरूर वो सीक्रेट फॉर्मूला उन्हें दे देगा। इस जहरीले डील को थोड़ा मीठा बनाने के लिए बोटाओ ने प्रॉमिस किया कि एक बार उन्हें फॉर्मूला मिल जाए तो सोसाइटी न सिर्फ वो 3,500,000 गोल्ड कॉइन्स कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री उधार देगी, बल्कि वो पिछला 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का स्टैगरिंग डेट भी पूरी तरह माफ कर देंगी। सॉवरेन का चेहरा अब बिल्कुल बर्फ की तरह सख्त हो गया था। उस मैनिपुलेटिव एल्डर को घूरते हुए उन्होंने इस ऑफर को फर्मली रिजेक्ट कर दिया और कहा कि फ्री की चीजें हमेशा सबसे महंगी पड़ती हैं। उन्हें एग्जैक्टली पता था कि इसकी ट्रू कॉस्ट क्या है। इस डील से वो इरिवर्सिबली अपने और शेन लैंग के बीच का सीक्रेट ट्रस्ट खो देंगे। इस रिजेक्शन से बिना घबराए बोटाओ ने दोबारा पुश करते हुए आर्ग्यू किया कि इस मैटर में ना तो यू की कोई कॉस्ट लग रही है और ना ही हिज मैजेस्टी की, और पूछा कि वो इसे सिंपली एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। सॉवरेन के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। उन्होंने अचानक उस नेगोशिएशन को एंड करते हुए उस एल्डर को कोल्डली डिसमिस किया, तो फिर भूल जाओ, थैंक यू एल्डर शू, और अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि इस आदमी को बाहर का रास्ता दिखाएं। शांति से भरी उस स्टडी में अकेले रह जाने के बाद सॉवरेन का शाही मिजाज एक रॉ बिटर फ्रस्ट्रेशन में टूट गया। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली, इस बात पर खींचते हुए कि सबको लगता है वो बूढ़े हो चुके हैं, सबको लगता है वो इनकेपेबल हैं और सब बस उन्हें दबाना चाहते हैं। डिफाइंड प्राइड के एक अचानक उबाल में उन्होंने एक अटेंडेंट पर चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया कि जाओ और शेन लैंग से कहो कि उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, वरना दुश्मन उन दोनों को ही नीची नजर से देखेंगे। लेकिन जैसे ही सर्वेंट ने झुककर ऑर्डर मानना चाहा, सॉवरेन ने एक थका हुआ हाथ उठाया और उसे रोक दिया। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा कि छोड़ दो, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया था कि उस जवान लड़के को डायरेक्टली ये बताने की जरूरत नहीं है। शेन लैंग अपने दिल में इंस्टिंक्ट्स को परफेक्टली समझता था। अपने ऑरा को वापस एक कमांडिंग सॉवरेन जैसा बनाते हुए उन्होंने ली सन को तुरंत एक एडिक्ट ड्राफ्ट करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने ननगोंग आओ को कमांड दिया कि वो 50,000 ट्रूप्स जमा करें और इंश्योर करें कि वो किसी भी वक्त साउथ में ननू के उस ब्लडी बैटलफील्ड की तरफ मार्च करने के लिए रेडी रहें। दूर घूरते हुए सॉवरेन की आंखें एक भयंकर एंटिसिपेशन से जल रही थी। उन्होंने साइलेंटली शेन लैंग और निंगजेंग से बात करते हुए डिक्लेयर किया कि वो उनका दुनिया को हैरान करने और अपनी ताकत से इस धरती को हिला देने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कसम खाई कि जब वो जीत का दिन आएगा तब वो एक बार फिर पहाड़ों और जंगलों में एक सच्चे किंग की तरह धाड़ मारेंगे। इसी बीच मीलों दूर नॉर्दर्न गार्डन हंटिंग ग्राउंड्स में खिल की भयंकर और कान फाड़ देने वाली दहाड़ों से हवा वायलेंटली वाइब्रेट कर रही थी। कोई यिचन अपनी उस मॉन्स्टरस आर्मी के सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर एक डीप सेटिस्फैक्शन वाली स्मर्क थी। उसने उनकी टेरिफाइंग प्रिसिजन की तारीफ की, नोट करते हुए कि डाउनवर्ड स्ट्राइक की प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, और आराम से उन आदमियों को इंस्ट्रक्ट किया कि अब वो डायगोनल स्ट्राइक्स और अपवर्ड थ्रस्ट्स की ट्रेनिंग शुरू करें। इन जीरो ब्लड लाइन आदमियों की इस मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन की एक बहुत ही स्टैगरिंग फिजिकल और फाइनेंशियल कॉस्ट चुकानी पड़ी थी।
उनकी बॉडीज ऑल्टर होने के बाद उनकी भूख टेरिफाइंग लेवल तक बढ़ चुकी थी। हर रोज हर एक आदमी 2 पाउंड ग्रेन, 3 पाउंड मीट और 5 पाउंड सब्जियां और फल खाता था। हालांकि इस अजीब आर्मी को स्टैंडर्ड मिलिट्री पे का एक सिक्का भी नहीं मिलता था, लेकिन शेन लैंग का हर रोज उनका फ्यूल चालू रखने के लिए 2000 गोल्ड कॉइन से ज्यादा का खर्चा हो रहा था। इसके अलावा उनकी इस हड्डी तोड़ देने वाली ट्रेनिंग के बाद सोल्जर्स के लिए मैंडेटरी था कि वो पूरे आधे घंटे तक स्पेशलाइज्ड मेडिसिनल बैग्स में सोक करें ताकि उनके ओवरटैक्स मेरिडियंस हील और रिस्टोर हो सके। 3 महीने के दौरान इन 2000 आदमियों को ट्रेन करने का पूरे एक्सपेंस लगभग 200,000 गोल्ड कॉइन्स तक पहुंच गया था। ये आर्मी लिटरली प्योर गोल्ड से बनी हुई थी। फिर भी इन रैंक से निकलने वाला वो डेविस्टेटिंग ऑरा ये साबित कर रहा था कि यंग मास्टर शेन का ये इनक्रेडिबल खर्चा पूरी तरह से वसूल था। ये आदमी डेस्परेटली लड़ते थे, इनके पास अर्थ शैटरिंग स्ट्रेंथ थी और इनमें लिमिटलेस टेरिफाइंग पोटेंशियल भरा हुआ था। को येचन ने उन्हें परफेक्ट यूनिसन मूव करते हुए देखा, ये जानते हुए कि आने वाले बॉर्डर हंट में वो सबको कंप्लीटली शॉक कर देंगे। वो 3 थका देने वाले महीने पलक झपकते ही बीत गए और अब उस हाईली एंटिसिपेटेड बॉर्डर हंट शुरू होने में सिर्फ कुछ ही टेंस दिन बचे थे। अपनी जमा हुई फोर्सेस के सामने खड़े होकर को येचन की आवाज कोल्ड अथॉरिटी के साथ गूंजी जब उसने एक हार्श रियलिटी अनाउंस की। इस बार वो सिर्फ 2000 आदमियों को ही भेज सकते हैं, जिसका मतलब था कि उनमें से 300 से ज्यादा लोग एलिमिनेट हो जाएंगे और उन्हें नेशन के लिए ग्लोरी लाने के नाकाबिल समझा जाएगा। उसने मैसिव वुडन पिलर्स की एक लाइन की तरफ इशारा किया और उन 300 लोगों को एलिमिनेट करने के लिए डिजाइन किए गए उस ब्रूटल फाइनल टेस्ट की डिटेल्स बताई। हर आदमी को सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक मारनी अलाउड थी। अगर वो 1 फुट मोटे सॉलिड लॉग को क्लीनली नहीं काट पाए तो वो इंस्टेंटली फेल माने जाएंगे और उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। उसने दहाड़ते हुए टेस्ट को तुरंत शुरू करने का ऑर्डर दिया। कुछ घंटों बाद जब धूल छटी तो कमांडर्स के सामने एक अनबिलीवेबल नजारा था। हर एक आदमी ने एफर्टलेसली उन मैसिव वुडन स्टेक्स को काट दिया था। शेन लैंग की आंखें डेंजरस एक्साइटमेंट से चमक उठी और वो उनकी इस लीथल एफिशिएंसी की लगातार तारीफ कर रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि बैटलफील्ड पर इस ओवरवेलमिंग पावर का मतलब होगा एक स्ट्राइक और एक दुश्मन की मौत। उसने दिमाग ही दिमाग में कॉन्फिडेंटली कंक्लूड किया कि ये बॉर्डर हंट तो वो आंखें बंद करके भी आसानी से जीत जाएंगे। उसके बगल में खड़े उसके कंपेनियन ने इस फ्लॉलेस नतीजे के ऑब्वियस फ्लॉ को पॉइंट आउट किया। क्योंकि सबने ही उन लॉग्स को काट दिया है, इसलिए वो इस तरीके से किसी को एलिमिनेट ही नहीं कर सकते और सजेस्ट किया कि वो बाद में कोई दूसरा मेथड यूज करें। शेन लैंग मान गया, अचानक उस सेलिब्रेशन को रोकते हुए। बहुत हुआ, उसने शार्पली कमांड किया, चलो अब आर्मर टेस्ट करते हैं। उसके कमांड पर उन आदमियों को तुरंत मॉन्स्ट्रस 50 किलो हैवी आर्मर पहना दिया गया। ये कोई ऑर्डिनरी प्रोटेक्टिव गियर नहीं था, इसे प्योरली यूए के एब्सोल्यूट फाइनेस्ट स्टील से मेटिकुलसली बनाया गया था, जिसे एक्सक्लूसिवली लेजेंडरी जिन फैमिली के जिनशन आइलैंड स्टील वर्क्स में प्रोड्यूस किया गया था। जैसे ही शुरू करने की कमांड गूंजी, वो सोल्जर्स उस क्रशिंग वेट के बावजूद टेरिफाइंग और सीमलेस ग्रेस के साथ मूव करने लगे। को येचन ने उस फाइन आर्मर की चमक की तारीफ की, प्रोफाउंड ऑ के साथ ये रियलाइज करते हुए कि इतनी इम्पेनेट्रेबल डिफेंस के चलते इस आगे बढ़ने वाली आर्मी को तो शील्ड्स उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके दिमाग में आने वाले स्लॉटर का एक चिलिंग विजन बनने लगा। उसने इमेजिन किया कि वो पैरालाइजिंग टेरर कैसा होगा जब ऐसी सुपर हैवी आर्मर्ड स्वॉर्ड यूनिट आखिरकार बैटलफील्ड पर अपीयर होगी। उसे एब्सोल्यूट टेरिफाइंग सर्टेनिटी के साथ पता था कि ये फोर्स एक अनस्टॉपेबल जगरनॉट बन चुकी थी। सच में अगर भगवान मिले तो वो भगवान को मार देंगे और अगर बुद्धा मिले तो वो बुद्धा का भी कत्ल कर देंगे। ठीक अगली सुबह बॉर्डर हंट के चारों तरफ घूम रहा वो ग्रैंड पॉलिटिकल नाटक अपने पीक पर पहुंच गया। ये जानते हुए कि किंग ऑफ चू पर्सनली इस इवेंट को अटेंड कर रहा है, किंग ऑफ यू ने स्ट्रिक्टली जिद की कि उन्हें भी जरूर जाना चाहिए, प्राउडली डिक्लेयर करते हुए मैं कैसे नहीं जा सकता। एक कंसर्न रॉयल फैमिली मेंबर ने, जो कि आई थिंक क्राउन प्रिंस है, ने जेंटली इस फैसले की विजडम पर सवाल उठाया, पूछते हुए कि उनकी फ्रैजिल हेल्थ को देखते हुए क्या वो वाकई में जाना चाहते हैं, और उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही प्राइमरी ड्यूटीज 5th ब्रदर को सौंप दी हैं। सॉवरेन ने उस वरी को एक स्टबन वेव के साथ हटा दिया, ये इंसिस्ट करते हुए कि उनकी बॉडी अभी भी स्ट्रांग है। वो रीजेंट की तरफ मुड़े, उसे अश्योर करते हुए कि क्योंकि उसने एक से ज्यादा बार रीजेंट का रोल निभाया है, इसलिए उस पर उन्हें पूरा ट्रस्ट है और उन्होंने आगे कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। भले ही उस बेटे ने डीपली झुकते हुए नर्वसली एडमिट किया कि वो इस भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर रहा था, लेकिन सॉवरेन ने उस हेजिटेशन को इग्नोर कर दिया और ली सन को चलने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें यूनक ने तुरंत ऑर्डर फॉलो करते हुए उन्हें अपनी पीठ पे उठा लिया। 5000 इंपीरियल गार्ड्स के एक मैग्निफिसेंट और ऑ इंस्पायरिंग एस्कॉर्ट ने निंग योंगशन को चारों तरफ से घेर लिया जब वो ग्रैंडली पैलेस के गेट से बाहर निकले। बाहर आते ही मार्की ऑफ चंगपिंग तुरंत घुटनों के बल बैठकर अपने पिता को ग्रीट करने लगा और सॉवरेन की लॉन्ग और हेल्दी लाइफ की दुआ की। सॉवरेन ने कामली मार्की को उठने का ऑर्डर दिया। मार्की ने ईगली रिपोर्ट किया कि बॉर्डर हंट के लिए स्पेसिफिकली रेज की गई वो 2000 नई ट्रूप्स पूरी तरह से जमा हो चुकी हैं, और एक्साइटेडली पूछा कि क्या हिज मैजेस्टी वहां से निकलने से पहले उन्हें रिव्यू करना चाहेंगे। थके हुए और शेन लैंग की उस सपोज्ड कचरा मिलिशिया के अंजाम के डर से भरे हुए किंग ने एक भारी सांस ली और रिप्लाई किया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहां मौजूद अनजान नोबल्स और मजाक उड़ाते हुए बाईस्टैंडर्स के लिए शेन लैंग का ये सीक्रेट वेपन एक एब्सोल्यूट और ह्यूमिलिएटिंग जोक लग रहा था। जमा हुई भीड़ में विशेष मॉकरी फैलने लगी जब उन्होंने उन स्टोइक सोल्जर्स की तरफ इशारा किया और हंसने लगे कि ये 2000 नई ट्रूप्स सिर्फ एक यूजलेस कैनन फॉडर है जिन्हें शेन लैंग ने किसी तरह इकट्ठा कर लिया है। नोबल्स ने जोर जोर से ताने मारे इस फैक्ट पर कि सारे आदमियों ने सिर्फ खुरदूरे कपड़े पहने हुए थे और वहां दूर दूर तक कोई आर्मर नजर नहीं आ रहा था, और मजाक उड़ाते हुए सोचने लगे कि क्या उन्होंने ऐसे कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि वो आर्मर पहनकर चलने के लिए बहुत वीक हैं।
उन्होंने क्लियरली ना दिखने वाली तलवारों को पॉइंट आउट किया और हंसते हुए जोर से पूछा कि आखिर इनके हथियार कहाँ हैं, क्योंकि एक प्रॉपर आर्मी तो हमेशा अपने वेपन साथ रखती है। और ज्यादा गौर से देखते हुए उन क्रिटिक्स ने सोल्जर्स के उस टेरिफाइंग और मौत जैसे डिसिप्लिन को बेदिमाग एपैथी समझ लिया, उनकी बेजान आंखों को क्रिटिसाइज करते हुए क्लेम किया कि इनके अंदर तो किलिंग इंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। वो ओपनली हंसने लगे, ये कमेंट करते हुए कि पूरे 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन बेवकूफों को सिर्फ एक ही मूव आता है, चीजों को 2 हिस्सों में काटना। उन ह्यूमिलिएटिंग फुसफुसाहटों और खुले मजाक को और न बर्दाश्त कर पाते हुए किंग गुस्से में चिल्ला पड़े, बहुत हुआ, चलो यहां से मूव। सोल्जर्स को तुरंत कैरेजेस में बैठने का कमांड दिया गया और तुरंत सारे सोल्जर्स एक एक करके कैरेजेस में चढ़ने लगे। इस अनएक्सपेक्टेड एक्शन ने भीड़ के अंदर मजाक और हंसी की एक बिल्कुल नई हिस्टेरिकल लहर पैदा कर दी। नोबल्स नकली हैरानी दिखाते हुए बोलने लगे कि ये कितनी रिडिकुलस बात है कि ये सपोज सोल्जर्स बैटलफील्ड तक चलकर भी नहीं जा सकते। उन्होंने रोते हुए अंदाज में कहा कि सॉवरेन तो राइटफुली एक लग्जूरियस कैरेज में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी डिसग्रेस की बात है कि इन छोटे और लोली सोल्जर्स को भी सफर करने के लिए गाड़ियां मिल रही हैं। वहां खड़े लोगों ने जोर से डिक्लेयर किया कि बिना आर्मर या वेपन्स के होना चलेगा और हॉर्सेस की राइडिंग ना आना भी समझ आता है, लेकिन बॉर्डर हंट के लिए कंप्लीटली चलकर जाने से इनकार करना और उसकी जगह कैरेजेस की डिमांड करना एक अनफॉरगिवेबल जोक है। एक का तो चेहरा प्रोफाउंड एम्बैरेसमेंट और दबे हुए गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने अपने जबड़े भींच लिए, उनकी इनर वॉइस चिल्ला रही थी कि वो उन सबको इस शर्मिंदगी के लिए बुरी तरह डांटना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को उस कड़वी ह्यूमिलिएशन को निगलने पर मजबूर किया। उन्होंने अपनी चुप्पी को जस्टिफाई किया, बिटरली खुद से कहते हुए कि इसे भूल जाओ, ये तो बस मरने के लिए जा रहा कैनन फॉडर है, तो उन डूम्ड से इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने ब्लीकली सोचा कि क्या ये सब वाकई में पैथेटिक बेवकूफ हैं जो सच में इतनी दूर पैदल नहीं चल सकते। एक कमांडिंग आवाज के साथ कुयेचेर ने उस रॉयल प्रोसेशन को निकलने का फर्म ऑर्डर दिया। जैसे ही वो गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी, सॉवरेन ब्लैंकली आगे सड़क की तरफ घूरते रहे और उनके थके हुए दिमाग में एक डेस्परेट और साइलेंट दुआ लगातार गूंज रही थी, शेनलैंग, डोंट लेट मी डाउन। जैसे ही यू आर्मी वहां से निकली, देखने वालों की मजाक उड़ाने वाली मॉकिंग विस्पर्स उनके पीछे पीछे आने लगी। तो क्या यही हैं वो नए रिक्रूट्स जो बॉर्डर हंट पर जा रहे हैं? एक ऑब्जर्वर ने ताना मारते हुए पूछा और तुरंत स्नीयर करते हुए खुद ही जवाब दिया, मेरा बेवकूफ पड़ोसी आज भी उतना ही बेवकूफ है। दूसरे ऑनलुकर ने क्रूअल पिटी दिखाते हुए कहा कि ये ग्रुप क्लियरली मरने जा रहा है, फिर भी मौत के दरवाजे पर खड़े होकर इन्हें रोना तक नहीं आता। बिटर पॉलिटिकल कमेंट्री जारी रही जब एक सिटीजन ने बोल्डली डिक्लेयर किया कि अगर सॉवरेन को एक औरत के पेट पर स्ट्रोक ना आता तो आज उन्हें चू के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता और ना ही ऐसी डीप ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ती। उसने जमीन पर थूकते हुए बड़बड़ाया कि ऐसी हरकत करने वाला सॉवरेन सच में एक फूलिश रूलर है। ये रिजेंटमेंट सिर्फ आम लोगों तक लिमिट नहीं थी। इंपीरियल गार्ड्स का कमांडर गुस्से से नए रिक्रूट्स के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एंग्रीली इस मैसिव इंसल्ट को पॉइंट आउट किया और चिल्लाते हुए कहा कि उसके एलीट इंपीरियल गार्ड्स को पैदल चलना पड़ रहा है, जबकि इन यूजलेस नए रिक्रूट्स को कैरेजेस में बैठकर ट्रैवल करने दिया जा रहा है। उसने दहाड़ते हुए कहा कि आउटरेजियस बात है और पूरी तरह से उन्हीं की गलती है कि अब लोग इंपीरियल गार्ड से नफरत करने लगे हैं। लैंग काउंटी छोड़ने के बाद आर्मी नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ी और जल्द ही झोंग क्लैन के हेवीली फोर्टिफाइड डिफेंस जोन में एंटर हो गई। अपनी पावर दिखाने के लिए यूए का ग्रैंड कमांडेंट, वेस्टर्न फ्रंट का कमांडर इन चीफ, मार्की ऑफ द वेस्ट झोंग याओ पर्सनली सैकड़ों मील ट्रैवल करके इस प्रोसेशन को वेलकम करने आया और अपने साथ 8000 ट्रूप्स की एक मैसिव फोर्स लाया, सपोजिटली किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। रॉयल कैरेज के अंदर बैठे किंग ऑफ यू ने उस पावरफुल नोबल से थोड़ी तीखी आवाज में बात की। उन्होंने कैजुअली नोट किया कि उन्हें मिले हुए 10 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है और डायरेक्टली पूछा कि क्या झोंग याओ को इसलिए डर लग रहा था क्योंकि उसने लगभग 1 डेकेड से कैपिटल आकर रिस्पेक्ट्स पे नहीं की हैं। झोंग याओ ने तुरंत अपना सिर झुकाया और हम्बली एक्सेप्ट किया कि उसका सर्वेंट सच में फियरफुल था। सॉवरेन ने उसे बीचों बीच टोकते हुए ड्राइली एक्नॉलेज किया कि झोंग याओ ने उनके ऑर्डर्स को ठीक ठाक फॉलो किया है, कोई रियल मेरिट तो नहीं किया लेकिन हार्ड वर्क जरूर किया है। फिर सॉवरेन ने उससे स्ट्रेटेजी पर फोर्स करते हुए पूछा कि अगर चू ने बॉर्डर हंट के बाद साउथ में एक फुल अटैक लॉन्च किया तो क्या उसे रोका जा सकेगा? झोंग याओ ने केयरफुली रिप्लाई किया कि वो अपना एब्सोल्यूट अटमोस्ट एफर्ट करेगा। झोंग याओ ने उसके बाद सटली सॉवरेन के डिसीजन को चैलेंज किया, ब्लंटली कहते हुए कि बॉर्डर हंट क्लियरली चू को एक सिल्वर प्लेटर पर मीट सर्व करने जैसा है, और क्वेश्चन किया कि आखिर सॉवरेन वहां आए ही क्यों। उसने कंप्लेन की कि सॉवरेन की प्रेजेंस ने उसे हजारों मील ट्रैवल करने और उन्हें एस्कॉर्ट करने पर फोर्स किया है, जिसने उसकी नॉर्मल मिलिट्री ड्यूटीज को डिसरप्ट कर दिया है। अपना सब्र खोते हुए सॉवरेन ने शार्पली डिक्लेयर किया कि वो थक चुके हैं, जिसके तुरंत बाद झोंग याओ वहां से चला गया। कुछ मोमेंट्स बाद लीजी सॉवरेन के लिए गर्म ड्रिंक पीने के लिए लाया। अपने ट्रस्टेड एड के साथ कैरेज में अकेले होने पर सॉवरेन ने एनालिटिकली अपने जनरल्स को कंपेयर किया। उन्होंने नोट किया कि भले ही बीएन शाओ और झोंग याओ दोनों प्राउड मैन हैं, लेकिन बीएन का प्राइड सेल्फ कंटेन्ड शांत और अंदर से स्ट्रांग था, जबकि झोंग याओ का प्राइड रियल था भी और नहीं भी। उनके ट्रस्टेड यूनिक ने अग्री किया और इलैबोरेट करते हुए कहा कि झोंग याओ का प्राइड सिर्फ एक एरोगेंस है। वो ना तो हम्बल लगता है और ना ही ओवरबेयरिंग, बल्कि लगातार अपने कॉलीग्स को दबाने की कोशिश करता है। उसने पॉइंट आउट किया कि झोंग याओ अभी भी डेस्परेटली ग्रेट यान एम्पायर के साथ जुड़ना और रॉयल फैमिली में शादी करना चाहता है, जो ये प्रूव करता है कि वो अभी भी लोगों को स्ट्रिक्ट डिग्रीज में रैंक करता है। सॉवरेन ने वार्मली नोट किया कि ट्रूली प्राउड लोग शेन लैंग जैसे होते हैं, जो सिर्फ उन्हीं को मक्खन लगाते हैं जिनकी वो जेन्युइनली केयर करते हैं, जैसे उसकी वाइफ और मदर इन लॉ, और खुद सॉवरेन को फ्लैटर करने की परवाह नहीं करते। झोंग याओ के जोन को क्रॉस करने के बाद
आर्मी ने कई और थका देने वाले दिनों तक ट्रैवल किया जब तक वो फाइनली टेंस चुयुए बॉर्डर पर नहीं पहुंच गए। इंटेंशनली एक लोअर पोस्चर दिखाने के लिए निंग युआंगशन पूरे 3 दिन पहले वहां पहुंच गए। जल्द ही अलग अलग स्टेट्स वू, शिनकियान, लियांग जिन से आने वाले सैकड़ों एनवॉयज एक के बाद एक आने लगे और कैंप पॉलिटिकल टेंशन से भर गया। सबसे सिग्निफिकेंट अराइवल ग्रेट यान एम्पायर की डेलीगेशन का था, जिसे ग्रेट यान के प्रिंस लियन लीड कर रहे थे, जो कभी निंग युआंगशन के क्लोज इन लॉ हुआ करते थे। प्रिंस लियन, जो इस हंट के पावरफुल विटनेस और आर्बिटर थे, उन्होंने आते ही सीक्रेट टॉक के लिए तुरंत रॉयल टेंट में एंट्री ली। प्रिंस लियन ने ब्लंटली अपनी कंफ्यूजन स्टेट की, ये डिक्लेयर करते हुए कि यू किंगडम इस बार श्योरली हार जाएगा और उन्हें सच में नहीं पता कि निंग युआंगशन आखिर क्या सोच रहे हैं। उन्होंने किंग को वार्न किया कि वो सदर्न जिंग लॉर्ड से बचकर रहें। उन्होंने एक टेरिफाइंग पॉलिटिकल शिफ्ट को रिवील किया। ग्रेट यान में बहुत से लोग अब यह मानते हैं कि एक बार जब जिंग लॉर्ड शामन ट्राइब्स को यूनिफाई कर लेंगे तो वो एक रॉयल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और इफेक्टिवली ग्रेट यान की टेरिटरी को साउथ में 1000 मील तक और एक्सपैंड कर देंगे। इस वजह से हो सकता है हिज मैजेस्टी सच में जिंग लॉर्ड के रियम को रिकॉग्नाइज कर लें और उन्हें फॉर्मल इन्वेस्टिचर भी दे दें। निंग युआंगशन ने काउंटर करते हुए पूछा कि क्या हिज मैजेस्टी ग्रेट कैलामिटी टेंपल से डीपली डिस्गस्टेड नहीं करते थे, ये नोट करते हुए कि जिंग लॉर्ड उनके साथ डेंजरसली एंटैंगल्ड हुए थे। प्रिंस लियन ने ऑमिनसली रिप्लाई किया कि वक्त बदल चुका है। निंग युआंगशन ने मन ही मन सोचा, हिज मैजेस्टी अब एक्टिवली चाहते हैं कि साउथ में कियोटिक और फ्रैगमेंटेड वॉर्स हों, इसलिए अब उन्हें ग्रेट कैलामिटी टेंपल के डार्क इन्फ्लुएंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन बदलते हुए अलायंसेस को समझते हुए प्रिंस लियन ने एक पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पूछा, अगर निंग युआंगशन इस बॉर्डर हंट को हार जाते हैं तो क्या प्रिंस लियन उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो निंग जेंग और शेनलैंग को एग्जाइल कर दें? जिसपे नाइन युआंगशन ने हाँ में जवाब दिया। प्रिंस लियन एंथुसियास्टिकली मान गए और बार बार कहा कि एग्जाइल एक गुड आइडिया है। उन्होंने किंग को अर्ज किया कि एक बार उन्हें एग्जाइल करने के बाद वापस न बुलाएं, ये रिवील करते हुए कि एम्पायर में कई पावरफुल फिगर्स शेनलैंग को स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं और उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। किंग ऑफ यू ने सार्कास्टिकली ब्रदर किंग को उनकी काइंडनेस के लिए थैंक यू कहा। फिर उन्होंने ग्रेट यान की हिपोक्रेसी को चैलेंज किया और सोचा कि उनके एम्पायर ने सच में किसी को कब टॉलरेट किया है, ब्लंटली पॉइंट आउट करते हुए कि अगर जिंग लॉर्ड की हरकतें उनके इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं हुई तो वो उसे भी टॉलरेट नहीं करेंगे। बॉर्डर हंट के एक दिन पहले चू का किंग फाइनली वहां पहुंचा। अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए वो इंटेंशनली लेट आया था। प्रिंस लियन ने एक टेंस गैदरिंग होस्ट की जिसमें दोनों राइवल किंग्स एक साथ आमने सामने आए। किंग ऑफ चू ने आते ही अपनी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर दी। उसने क्रूअल सैटिस्फैक्शन के साथ नोट किया कि निंग युआंगशन इतने छोटे से वक्त में कितने बूढ़े हो गए हैं और ऑब्जर्व किया कि वो हमेशा अपना लेफ्ट हैंड यूज करते थे जबकि अपना क्लियरली डिसेबल्ड राइट हैंड छुपा कर रखते थे। नकली वार्मथ दिखाते हुए उसने ब्रदर युआंगशन को ग्रीट किया और मॉकिंगली पूछा कि क्या उनकी हेल्थ अब ठीक है। किंग ऑफ यू ने स्मूथली उस इंसल्ट को डिफ्लेक्ट कर दिया और कहा कि किस्मत उन सबके साथ खेलती है, क्योंकि वो उससे 10 साल से भी ज्यादा छोटे होने के बावजूद भी उससे बड़े लग रहे थे। किंग ऑफ चू ने अपना अटैक जारी रखा, फॉल्सली अपने यूजलेस क्राउन प्रिंस पर अफसोस जताया जबकि यू के आउटस्टैंडिंग बेटों से जलने का दिखावा किया। उसने फिर अपने क्राउन प्रिंस को आगे आकर अपने दोनों अंकल्स को ग्रीट करने का ऑर्डर दिया। चू के क्राउन प्रिंस ने कॉन्फिडेंटली अंकल प्रिंस लियन और अंकल किंग ऑफ यू को अपनी ग्रीटिंग्स दी। किंग ऑफ यू ने पोलाइटली उस जवान लड़के को सच में हीरोइक और लवेबल कहकर उसकी तारीफ की। किंग ऑफ चू ने फिर जख्म को और खुरेदते हुए नोट किया कि निंग युआंगशन कभी माइटी हुआ करते थे, लेकिन उनकी बीमारी ने उन्हें इस हाल में छोड़ दिया है कि वो अपने दोनों फियर्सली एम्बिशियस बेटों को सप्रेस करने के काबिल नहीं रहे हैं। उसने घमंड किया कि इस सक्सेशन स्ट्रगल से यूए देश टूटने से पहले वो देखना चाहता है कि युआंगशन आग के साथ खेलना कैसे हैंडल करते हैं। उसने स्मगली ऐड किया कि चू के पास ऐसी कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसके खुद के क्राउन प्रिंस की पोजीशन पूरी तरह से सिक्योर है। रूम में स्कैन करते हुए किंग ऑफ चू ने निंग युआंगशन को नजरअंदाज किया और मॉकिंगली पूछा कि उनके पीछे कौन सा किलन सन खड़ा है। उसने किंग ऑफ यू को टॉन्ट किया कि वो इस हंट को अटेंड कर रहे उस शॉर्ट और अगली प्रिंस को इंट्रोड्यूस करें। ये पूछा कि क्या वो इस लड़के को पसंद नहीं करते। ये सुनकर निंग युआंगशन पूरी तरह स्पीचलेस थे। क्वाइट डिग्निटी के साथ आगे आते हुए निंग जेंग ने खुद को किंग और चू के क्राउन प्रिंस के सामने इंट्रोड्यूस किया। आधे घंटे बाद वो स्टाइफलिंग बैंक्वेट अनहैप्पी नोट पर खत्म हो गया। निंग जेंगशन पूरे टाइम आइसोलेटेड और लोनली रहे जबकि किंग ऑफ चू अपने राइवल की इस बेइज्जती पर खुलकर हंस रहा था। अगली सुबह की शुरुआत हैवी सिग्निफिकेंस के साथ हुई जब तीनों किंग्स ने सॉलमली हेवन को सैक्रिफाइस ऑफर किया। बड़ी भीड़ के सामने प्रिंस लियान ने लाउडली फाइनल कंफर्मेशन डिमांड किया। ये पूछा कि क्या किंग ऑफ यू एब्सोल्युटली श्योर है कि वो चू के 5000 एलीट ट्रूप्स के सामने अपने सिर्फ 2000 ट्रूप्स भेजना चाहते हैं, जिस पर निंग युआंगशन ने एक फर्म रिजॉल्व के साथ हाँ में सिर हिलाया। प्रिंस लियान ने डेविस्टेटिंग स्टेक्स को दोबारा याद दिलाया, जो हारेगा उसे पब्लिकली माफी मांगनी होगी, 20 मील का बॉर्डर और 23 फोर्ट्रेसेस सीड करने होंगे और 800,000 गोल्ड कॉइन्स की एक मैसिव अमाउंट पे करनी होगी। किंग ऑफ यू ने बस एक सिंगल और फर्म नोट दिया। टर्म सेट होने के साथ ही बॉर्डर हंट ऑफिशियली शुरू हो गया और आसमान के नीचे खड़े सभी लोग इसके गवाह थे। जैसे ही यू ट्रूप्स पूरी तरह से सामने आई, चू रैंक्स की तरफ से मजाक उड़ाने वाले स्नेयर्स का एक कोरस गूंज उठा। एक चू सोल्जर ने लाउडली स्कॉफ किया, ये डिक्लेयर करते हुए कि वो पहली बार किसी आर्मी को कैरेज में आते हुए देख रहा है जिसके पास आर्मर या वेपन्स दोनों नहीं थे और जो शायद चलने के काबिल भी नहीं थे। उसने हंसते हुए कहा कि शेनलैंग बहुत लकी है कि उसे ये 2000 बेकार कचरा कैनन फॉर्डर की तरह यूज करने के लिए मिल गया। दुश्मन के बीच कंसेंसस क्लियर थी। यू किंगडम का ये डेस्परेट और ब्लीडिंग सैक्रिफाइस बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस था। इस स्लॉटर के शुरू होने से पहले इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए मजीद ह्यूमिलिएशन इन्फ्लिक्ट करने के लिए किंग ऑफ चू अपने राइवल के पास गया।
उसने स्मूथली सजेस्ट किया कि क्योंकि दोनों आर्मीज को टकराने के लिए तैयारी करने का टाइम चाहिए और वो वैसे भी खाली बैठे हैं, तो उन्हें फील्ड को वार्म अप करने और लॉर्ड्स को एंटरटेन करने के लिए चेस का एक गेम खेलना चाहिए। उसने पॉइंट आउट किया कि इस बार कोई फॉर्मल लिटरेरी हंट नहीं है, लेकिन उसने सुना था कि किंग ऑफ यू एक ग्रैंड मास्टर हैं। किंग ऑफ यू ने अपनी बीमारी का हवाला देकर मना करने की कोशिश की, लेकिन किंग ऑफ चू ने अग्रेसिवली इंसिस्ट किया, युएंशियन की स्किल को खुद से 10 गुना बेहतर बताकर उसकी चमचागिरी की और उसकी जीत की गारंटी दी। उसने अपना ट्रैप रिवील किया। उसे हाल ही में एक इनक्रेडिबली डिफिकल्ट एंड गेम मिला था जिसे पूरे चू में कोई मास्टर सॉल्व नहीं कर पाया था, और वो एक्सपर्ट किंग ऑफ यू से इस पर गाइडेंस चाहता था। उसने लाउडली ऑर्डर दिया कि बोर्ड लाया जाए। वहां खड़े ऑनलोकर तुरंत सस्पिशियस हो गए। उन्हें पता था कि किंग ऑफ यू चेस खेलने में हाईली स्किल थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुना था कि किंग ऑफ चू को इस गेम का कोई शौक भी था। कुछ ही मोमेंट्स बाद जैसे ही वो इंट्रिकेट बोर्ड सामने आया, भीड़ में पहचान का एक शॉकवेव दौड़ गया। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं जब निंग युआंगशिन ने आइडेंटिफाई किया कि ये चैलेंज तियान्या हेगे द्वारा रिलीज किया गया लेजेंडरी हेवनली एंड गेम था। निंग युआंगशिन ने इसको सालों तक सॉल्व करने की तय की थी, बट वो नहीं कर पाए। मिनिस्टर्स पैनिक कर गए, ये सोचते हुए कि किंग ऑफ चू आखिर कौन सा डार्क प्लॉट बुन रहा है। कई लोगों ने कन्फेस किया कि उन्होंने सालों तक ट्राई किया, लेकिन कभी इसे सॉल्व नहीं कर पाए, और रियलाइज किया कि अगर ये सॉल्वेबल होता तो सालों पहले ही कॉन्कर कर लिया गया होता। उन्हें इस ट्रैप की क्रूअल्टी रियलाइज हो गई। किंग ऑफ चू मर्सिलेसली अपने एडवांटेज को यूज कर रहा था, और न सिर्फ मिलिट्री में यू को क्रश करना चाहता था, बल्कि एक मेकशिफ्ट लिटरेरी हंट के जरिए किंग ऑफ यू को कंप्लीटली ह्यूमिलिएट भी करना चाहता था। किंग ऑफ चू एक पतली सी स्माइल देकर बोला, अपने राइवल को अश्योर करते हुए कि ये मैच हंट के एक्चुअल आउटकम पर इफेक्ट नहीं डालेगा। उसने एक ह्यूमिलिएटिंग शर्त रखी, अगर किंग ऑफ यू इसे सॉल्व कर लेते हैं तो वो पर्सनली उनके लिए विक्ट्री ड्रम बजाएगा। प्रिंस ऑफ चू ने ऐड किया, लेकिन अगर वो फेल हो गए तो किंग ऑफ यू को अपने पिता के लिए ड्रम बजाना होगा। सॉवरेन ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाए, अगर वो इसे सॉल्व कर सकते होते तो सालों पहले ही सॉल्व कर लेते। किंग ऑफ चू ने मॉकिंगली उस फेमस किंग ऑफ यू को कम से कम ट्राई करने का चैलेंज दिया। यू मिनिस्टर्स ने डेस्परेटली बीच में आने की कोशिश की, पूछते हुए कि ग्रेट किंग आखिर उस आदमी को परेशान क्यों कर रहे हैं जो अभी अभी एक सीरियस इलनेस से उठा है। चू ऑफिशियल्स जवाब में हंसने लगे और अग्री करते हुए बोले कि क्रिपल्ड किंग ऑफ यू शायद अब चेस को खेलने के लिए बहुत डिफिकल्ट मानते होंगे। एक बियर्डलेस ने दबे दबे हंसते हुए कहा कि इस भयंकर चैलेंज ने किंग ऑफ यू को श्योरली डरा दिया होगा। अपने दिमाग में किंग ऑफ यू उन कमीनों पर गुस्सा कर रहे थे। वो जानते थे कि वो लोग उनकी स्ट्रोक का मजाक उड़ा रहे थे, एक तरह से उनके दिमाग को वीक और कावर्डली कह रहे थे। शेन लैंग ने किंग ऑफ चू को घूरा, इंटरनली डिक्लेयर करते हुए कि उनके एनिमी का ट्रू नेचर कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है, और इस क्रूअल इंटेंशन को उन्होंने किसी डॉक्टर के पल्स चेक करने के बराबर कंपेयर किया। उसे थियान्या हेगे के हेवनली एंड गेम की टेरिफाइंग रेपुटेशन के बारे में पता था, और वो फुली अवेयर थे कि दुनिया के किसी भी मास्टर ने इसे सक्सेसफुली सॉल्व नहीं किया था। हालांकि उसके अंदर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस की एक चिंगारी जली जब उसने डिटरमिन किया कि ये इम्पॉसिबल पजल उससे हार नहीं सकता। जैसे ही टेंशन अपने पीक पर पहुंची, शेन लैंग की आवाज उस भारी शांति को तोड़ते हुए कॉन्फिडेंटली आई। उसने बोल्डली किंग ऑफ चू को डिक्लेयर किया कि ऐसे मामूली एंड गेम के लिए किंग ऑफ यू को खुद खेलने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आते हुए उसने अनाउंस किया कि प्रिंस निंग जेंग इसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। सही टाइम पर निंग जेंग ने रिस्पेक्टफुली अपने पिता की तरफ देखते हुए फर्मली कहा कि उनका बेटा उनकी जगह इस इम्पॉसिबल गेम को खेलने के लिए पूरी तरह विलिंग है। चू डेलीगेशन के लोगों के बीच हो रही धीमी फुसफुसाहटों में एरोगेंस और मजाक छुपा था। उन्होंने शेन लैंग के काउंटर प्रपोजल को किसी चैलेंज की तरह नहीं, बल्कि एक डरपोक भागने के रास्ते की तरह देखा। विस्पर्स तेजी से फैलने लगी कि क्योंकि यू तो वैसे भी हारने ही वाला है, इसलिए निंग जेंग को बलि का बकरा बनाना उनके लिए बहुत कन्वीनियंट था। उसे पहले से ही इस बॉर्डर हंट के लिए बलि का बकरा चुना गया था और उसका एग्जाइल होना तय था, तो एक और चेस मैच हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ओपनली उस सीमिंगली यूजलेस प्रिंस पर ताने मारे, इस आइडिया का खुलकर मजाक उड़ाते हुए कि वो लेजेंडरी हेवनली एंड गेम को तोड़ सकता है, एक ऐसी पजल जिसमें काउंटलेस ब्रिलियंट मास्टर्स ने अपना खून पसीना एक कर दिया और फिर भी फेल हो गए। सभी के सुनने के लिए इन हाई स्टेक्स की शर्तों को लाउडली एस्टैब्लिश किया गया। अगर प्रिंस निंग जेंग इस हेवनली एंड गेम को क्रैक करने में कामयाब हो जाता है और किंग ऑफ चू के प्रॉक्सी को हरा देता है, तो किंग ऑफ चू को पर्सनली ड्रम बजाना होगा और चू के क्राउन प्रिंस को उसके साथ गाना पड़ेगा। अपना सिर पीछे करते हुए किंग ऑफ चू जोर से घमंड भरी हंसी हंसने लगा। हाँ, वो तुरंत मान गया और डिक्लेयर किया कि अगर मिराकुलसली किंग ऑफ यू की साइड जीत जाती है तो वो और उसका बेटा ये ह्यूमिलिएटिंग काम करेंगे। हालांकि आगे झुकते हुए उसने ट्रैप को बड़ी बेरहमी से और टाइट कर दिया। उसने कहा कि क्योंकि किंग ऑफ यू बीमार है, इसलिए अपने बेटे को सब्स्टिट्यूट बनाना एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर यू हार जाता है तो किंग ऑफ यू को खुद ही वो ड्रम बजाना होगा और कोई दूसरा बिल्कुल भी उन्हें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। अपने चेहरे पर एक कंप्लीटली स्टोइक एक्सप्रेशन बनाए रखते हुए किंग ऑफ यू ने सिर्फ नॉड किया और रिप्लाई दिया, सो बी इट। डील तय होते ही मैच ऑफिशियली शुरू हो गया। चू के क्राउन प्रिंस ने कॉन्फिडेंटली व्हाइट स्टोन्स पकड़ी थी, जबकि निंग जेंग ने ब्लैक स्टोन्स लेकर पहला वार किया। स्पेक्टेटर्स डिसमिसिव स्नीयर्स के साथ देख रहे थे, पूरी तरह से कन्विंस्ड होते हुए कि गेम का फैसला तो पहले से ही तय है और निंग जेंग जैसा एक नोबडी किंग ऑफ यू के लिए और भी ज्यादा प्रोफाउंड ह्यूमिलिएशन लेकर आएगा। सिर्फ 15 मिनट बाद वो स्मग और रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। भीड़ में पैनिक की फ्रैंटिक विस्पर्स गूंज उठी जब लोगों को रियलाइज हुआ कि निंग जेंग एक्चुअली जीतने की कगार पर था। स्कॉलर्स की तरफ से इम्पॉसिबल की चीखें गूंज उठी, जो डेस्परेटली एक दूसरे को याद दिला रहे थे कि ये तियान्या हेगे का वो अनसॉल्वेबल हेवनली एंड गेम था, एक ऐसी पजल जिसने काउंटलेस मास्टर्स के दिमाग हिलाकर रख दिए थे। किंग ऑफ चू की आंखें शेयर पैरालाइजिंग डिसबिलीफ से फटी रह गई।
ये डिमांड करते हुए कि उसका बेटा आखिर इस सपोजिडली अनसॉल्वेबल बोर्ड पर कैसे हार सकता है। अगला पेनफुल 15 मिनट का वक्त एक एक्सक्रूशिएटिंग टेंशन में गुजरा। निंग जिंग ने धीरे से अपना हाथ उठाया और एब्सोल्यूट कोल्ड फाइनलिटी के साथ अपना पीस रखा और लाउडली अपनी मूव अनाउंस की। अपर राइट कॉर्नर 15 लाइन सेकंड लाइन। पूरा पवेलियन शॉक में डूब गया। वो लेजेंडरी एंड गेम टियानिया हेगे द्वारा रिलीज की गई एक पजल जो कम से कम 5 साल से घूम रही थी और जिसने पूरे वर्ल्ड की ऑनरी स्कॉलर बनने के अटेम्प्ट्स को चकनाचूर कर दिया था, उसे अचानक किसी ने इस तरह तोड़ दिया था। भीड़ में हैरानी की सांसें गूंजने लगी जब उन्हें रियलाइज हुआ कि क्राउन प्रिंस ने एक्चुअली एक भी रॉन्ग मूव नहीं किया था। उसे बस एक सपोजिडली यूजलेस प्रिंस ने पूरी तरह से आउटप्ले कर दिया था। टियानिया हेगे हर कुछ सालों में एक न्यू एंड गेम रिलीज करता था। जब एक एंड गेम सॉल्व की जाती तो इमीडिएटली एक न्यू गेम रिलीज कर दी जाती थी। जो भी इस एंड गेम को सॉल्व करता वो टॉप ऑनर रिसीव करता और टियानिया हेगे का ऑनरी स्कॉलर बन जाता। और इस वाले को काउंटलेस लोगों ने सॉल्व करने की ट्राई की और इस तरह ये एटलीस्ट 5 ईयर से सर्कुलेट कर रही थी। स्पेक्टेटर्स डिसबिलीफ में थे कि इस यूजलेस प्रिंस इन हेवनली एंड गेम को क्रैक कर लिया था। बॉर्डर हंट शुरू होने से पहले अपनी शैटर्ड प्राइड को किसी तरह बचाने की डेस्परेट कोशिश में चू के क्राउन प्रिंस ने एक फोर्स्ड और डिप्लोमैटिक स्माइल दी। उसने निंग जिंग से बात करते हुए सजेस्ट किया कि क्योंकि पीस इज प्रेशियस तो उन्हें इस मैच को एक ग्रेसफुल ड्रॉ कहकर रोक देना चाहिए। साथ ही दिल में सोचते हुए अगर यू किंगडम अपकमिंग बॉर्डर हंट में अपना फेस बचाना चाहता है तो उसे जल्दी से ड्रॉ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यू स्पेक्टेटर्स आपस में मर्मर करने लगे, ये अज्यूम करते हुए कि उनका किंगडम फेस बचाने के लिए इस ड्रॉ के लिए ईगली एग्री कर लेगा। लेकिन निंग जिंग का एक्सप्रेशन कंप्लीटली फ्रोजन रहा और उसने फ्लैटली और अग्रेसिवली दहाड़ते हुए कहा नो। भीड़ ठंडे दिमाग से स्टन साइलेंस में उसकी तरफ घूरती रही, ये सोचते हुए कि क्या उसका ये इंटेंस स्टबर्ननेस एक स्टेडफास्ट कैरेक्टर की पहचान था या सिर्फ एक अटर फूलिशनेस। आर्बिटर की आवाज फाइनली गूंजी और ऑफिशियली अनाउंस किया कि गेम खत्म हो चुका है, निंग जिंग जीत चुका है और दोनों किंगडम्स के बीच में अब यू द विक्टर था। इस क्रशिंग पब्लिक डिफीट को तेजी से भूलने की कोशिश में किंग ऑफ चू एक फोर्स्ड हार्टी लाफ हंसने लगा। उसने एक बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट दिया, निंग जिंग के सबस्क्योर टैलेंट को सिर्फ किंग ऑफ यू की चेस स्किल्स का असर बताया और इस सब्जेक्ट को अब्रप्टली चेंज करने के लिए लाउडली वाइन लाने की डिमांड की। लेकिन इससे पहले कि एक कप भी डाला जाता, शेन लैंग आगे आया और उसकी आवाज ने उस भारी टेंशन को चीर दिया। उसने सबको रुकने का कमांड दिया, अपनी नजरें सीधे चू रॉयल्स पर टिका दी और बोल्डली पूछा कि क्या वो लोग कुछ भूल रहे हैं। किंग ऑफ चू अंदर ही अंदर शेन लैंग को कर्स किए बिना नहीं रह पाया। बॉय, क्या तुम सच में मुझे इस तरह डिसरिस्पेक्ट करोगे? एनरेज्ड चू ऑफिशियल्स तुरंत अपने किंग को बचाने के लिए आगे आए और फ्यूरियसली डिमांड करने लगे कि शेन लैंग जैसे एक लोली बॉय को इस प्रेस्टिजियस गैदरिंग में बोलने का आखिर क्या राइट, रैंक या टाइटल है। शेन लैंग ने जनरल आउटरीच को पूरी तरह इग्नोर किया और अपनी चुभती नजरें सीधे वांग हुएली पर लॉक कर दी। उसकी आंखों में एक क्रूअल कनिंग की चमक आई जब उसने पूछा कि क्या वैंग हर बार एक पॉम्पस फूल की तरह एक्ट करने से थक नहीं जाता। उसने लाउडली कोर्ट को अपनी अथॉरिटी याद दिलाई और स्टेट किया कि वही वो इंसान था जिसने ओरिजिनली बॉर्डर हंट उनके साथ नेगोशिएट और साइन किया था। फिर उसने मर्सिलेसली पूरा पवेलियन के सामने वांग हुएली का डीपेस्ट और मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग सीक्रेट एक्सपोज कर दिया। शेन लैंग ने डिटेल में बताया कि कैसे वांग का जबरदस्ती अफेयर एक्सपोज हो गया था, जिसके बाद 10 से ज्यादा थग्स ने आकर उसे ब्रूटली पीटा था और प्राउडली डिक्लेयर किया कि वही था जिसने वांग की लाइफ बचाई थी। अपने सिर को एक मॉकिंग स्मर्क के साथ झुकाते हुए शेन लैंग ने लाउडली पूछा, अब तुम्हारे एग्स कैसे हैं? उस दिन वो बहुत बुरी तरह सूझ गए थे। जब वांग हुएली एक टेरिफाइड और एपोप्लेक्टिक रेज की स्टेट में हकलाते हुए कांपने लगा, शेन लैंग बिना रुके अपनी वर्बल स्लॉटर जारी रखा। उसने पॉइंट आउट किया कि वैंग की बियर्ड कंप्लीटली गायब हो चुकी है और लाउडली स्पेकुलेट किया कि वैंग के सारे एग्स पूरी तरह काट दिए गए होंगे और अब एक भी नहीं बचा होगा। एक नकली सपोर्टिव टोन बनाते हुए शेन लैंग ने डिक्लेयर किया कि किंग की सेवा करने के लिए अपने वर्ल्डली रूट्स काट देना बिल्कुल फाइन है। उसने चेयरफुली सजेस्ट किया कि क्योंकि वैंग अब होंगलू टेम्पल के मिनिस्टर की पोस्ट पर नहीं है तो अब वो चू पैलेस में एक यूनिक बनने के लिए परफेक्टली सूटेड है। उस कंप्लीटली रूइंड ऑफिशियल को साइलेंस में कांपता हुआ छोड़कर शेन लैंग ने अपनी अथॉरिटेटिव गेज वापस रॉयल मंच की तरफ घुमाई। उसकी आवाज एब्सोल्यूट कमांड के साथ गूंजी जब उसने डिमांड किया कि किंग ऑफ चू अपनी कसम पूरी करें। किंग को ड्रम बजाना होगा और क्राउन प्रिंस को गाना पड़ेगा। इस डेविस्टेटिंग और अनअपोलोजेटिक डिस्प्ले को देखते हुए ग्रेट यान का प्रिंस लियन प्रोफाउंड रिवल्शन से भर गया और किंग ऑफ चू खुद से सोचने लगा कि इस डिस्गस्टिंग बीस्ट शेन लैंग को सिर्फ एक बार देखकर ही उसका दिल उसे मार देने का करता है। फिर भी प्रिंस लियन इस ट्रैप की शेयर टेरिफाइंग ब्रिलियंस मानने पर मजबूर था और साइलेंटली एक्नॉलेज कर रहा था कि जरूर इसी हेटफुल ब्रैट ने हेवनली एंड गेम को क्रैक करने के पीछे का मास्टरमाइंड होने का काम किया होगा। प्रिंस लियन ने इंटरवीन करने की कोशिश की, पब्लिकली पवेलियन को याद दिलाते हुए कि सच में एक किंग के शब्द 1000 इन गोल्ड के बराबर होते हैं। वो एक हनीड स्माइल के साथ निंग जिंग की तरफ मुड़ा और पर्सनली उसकी इनक्रेडिबल विक्ट्री टियानिया हेगे को रिपोर्ट करने का ऑफर किया। उसने स्लाइली पॉइंट आउट किया कि शेन लैंग ने उसकी बहुत हेल्प की थी और निंग जिंग को इस प्रॉमिस से टेम्प्ट करने की कोशिश की कि एक ऑनररी स्कॉलर बनने से वो किसी बैरन वेस्टलैंड में भेजे जाने से बच जाएगा, चाहे उसे एग्जाइल ही क्यों न कर दिया जाए। लेकिन निंग जिंग का ऑरा आइस कोल्ड रहा और उसने ब्लंटली रिफ्यूज करते हुए कहा कि इसकी एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं है। उसने मर्मरिंग क्राउड को फियर्सली डिक्लेयर करके हैरान कर दिया कि क्योंकि शेन लैंग पहले ही टियानिया हेगे से लड़ चुका है, इसलिए वो उनकी कोल्ड इंडिफरेंस की आग सेकना नहीं चाहता। प्रिंस लियन पूरी तरह स्पीचलेस रह गया, इस बात से बैफल्ड कि ये प्रिंस ऐसी इमेंस ऑनर और प्रोटेक्शन को ठुकरा रहा था। ये देखकर कि किंग ऑफ चू अभी भी इस ह्यूमिलिएटिंग टास्क को परफॉर्म करने से वायलेंटली हेजिटेट कर रहा है, शेन लैंग ने अपना अल्टीमेट रूथलेस ट्रम्प कार्ड खेला।
उसने बोल्डली डिक्लेयर किया कि अगर किंग ऑफ चू इतनी आसानी से अपना सीक्रेट वर्ड तोड़ सकते हैं तो यूए भी खुशी खुशी अपना वादा तोड़ सकता है। उसने अपनी फोर्सेस को कमांड दिया कि बॉर्डर हंट को कंप्लीटली अबैंडन कर दो और घर वापस लौट चलो। एक थंडरस और परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड यस यू ट्रूप्स की तरफ से फूट पड़ा। फ्यूरियस और डेस्परेट होकर किंग ऑफ चू ने किंग ऑफ यू पर इल्जाम लगाया कि वो वाइटल नेशनल अफेयर्स को सिर्फ एक गेम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। किंग ऑफ यू ने इक्वल वेनम के साथ फायर बैक किया और पूछा कि क्या किंग ऑफ चू के खुद के प्रोमिसेस को भी एक गेम ट्रीट किया जा सकता है। अपने खुद के इमेंस एरोगेंस और दुनिया के एनवॉयज की वॉचफुल आइज के जाल में फंसकर किंग ऑफ चू ने वायलेंटली अपने दांत पीसे। रॉ और अनअडल्टरेटेड हेट्रेड से घूरते हुए आखिरकार वो झुक गया और हिसिंग साउंड करते हुए बोला कि वो पर्सनली ड्रम बजाएगा। सीन पेनफुली उस हाई प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गया। माइटी किंग ऑफ चू ने मैलेट्स पकड़े और ड्रम पर स्ट्राइक किया, जबकि उसका क्राउन प्रिंस जबरदस्ती अकम्पनिंग वर्सेस गा रहा था। भले ही उन्होंने सिर्फ 3 एगनाइजिंग स्ट्राइक्स और 3 छोटी लाइंस के लिए खुद को ह्यूमिलिएट किया, लेकिन पॉलिटिकल डैमेज पहले ही इरिवर्सिबली हो चुका था। कई ऑब्जर्विंग स्टेट्स के हिस्टोरियंस ने इमीडिएटली इस अनप्रेसिडेंटेड इवेंट, ऐसी घटना जो पहले कभी नहीं हुई, को रिकॉर्ड कर लिया और ग्रेट यान एम्पायर की एब्सोल्यूट एनल्स में हमेशा के लिए सीमेंट कर दिया कि इस दिन किंग ऑफ चू को किंग ऑफ यू के लिए ड्रम बजाने पर मजबूर होना पड़ा था। पॉलिटिकल वॉरफेयर फोर्सफुली खत्म होने के बाद बॉर्डर हंट की ग्रिम और ब्लडी रियलिटी आखिरकार आगे आ गई। किंग ऑफ चू ने लाउडली ऑर्डर दिया कि टैक्टिकल मैप्स, गोल्ड से भरे हुए हैवी चेस्ट्स और रॉयल एडिक्ट्स को सेंटर स्टेज पर आगे लाया जाए। इस पे सॉवरेन लिंग युआंगशन में भी ऑर्डर दे दिया। जल्द ही गोल्ड से भरी ट्रेस को पेश किया गया जो पूरे एरिया को रोशन कर रही थी। उसके तुरंत बाद चू किंगडम और यू किंगडम दोनों की तरफ से मैप्स को लाया गया। टेंस मैजिस्ट्रेट्स ने ध्यान से हर एक सिंगल आइटम को वेरीफाई किया, फॉर्मली कंफर्म करते हुए कि मैप्स मेटिकुलसली करेक्ट हैं, दोनों किंग्स द्वारा साइंड एडिक्ट ऑथेंटिक है और प्योर गोल्ड के वो मैसिव स्टेक्स बिल्कुल जेन्युइन है। आर्बिटर की बूमिंग वॉइस शांत फील्ड के क्रॉस गई और सॉलमली सबको याद दिलाया कि जब आर्मीज टकराती हैं तो तलवारों की आंखें नहीं होती, फिर भी हिपोक्रिटिकली प्रीच करते हुए कहा कि शांति प्रेशियस है। किंग ऑफ चू खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाया, जब इतना बड़ा मीट का टुकड़ा मेरे पास हो तो मैं इसे कैसे नहीं खाऊंगा। किंग ऑफ चू ने बो किया और डिक्लेयर किया कि एरो ऑलरेडी स्ट्रिंग पर कस चुकी है और अब इसे एब्सोल्युटली रिलीज करना ही होगा। एक ड्रामेटिक और स्वीपिंग डाउनवर्ड जेस्चर हुए, प्रिंस लियान में ऑफिशियली बॉर्डर हंट की इस ब्रूटल शुरुआत का अनाउंसमेंट किया। चू रैंक्स के डीप अंदर सीजन्ड जनरल्स ने डार्क एंटिसिपेशन के साथ अपने होठों पर जीभ फेरी। वो अनआर्मर्ड यू आर्मी को एक मैसिव फैट मीट की तरह देख रहे थे, जिसे कंप्लीटली डिवार के लिए उनसे सब्र नहीं हो रहा था। उन्हें अपनी आने वाली जीत पर एब्सोल्यूट और अनशेकेबल सर्टेनिटी था। इस अपकमिंग स्लॉटर में उन्हें कोई भी सस्पेंस नजर नहीं आ रहा था। उनके लिए ये बैटल सिर्फ चू की सुप्रीम हेजेमनी का एक ग्रैंड और ब्लडी ओपनिंग था। ठीक यही वो दिन था जब वो ऑफिशियली यूए को पीछे छोड़ते हुए पूरे साउथ के अनक्वेश्चन्ड और फोरमोस्ट ओवरलॉर्ड बनने वाले थे। कान फाड़ देने वाली और ब्लड कर्डलिंग दहाड़ों के साथ ड्रम्स को जोर जोर से बजाया गया और फाइनल और टेरिफाइंग कमांड इस कांपती हुई धरती पर गूंज उठी। चू आर्मी एंटर।